चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो काफी चीजें वी ऑल हैव डन इन दिस चैप्टर, लेकिन आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं दीज आर मोस्ट यूनिक क्वेश्चंस, मोस्ट ब्रेनी क्वेश्चंस। ओके, दिस विल टेल यू एक्चुअली कि मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे कैसे यूज हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ही है, लेकिन अलग क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन फाइनल से के अंदर भी करेंगे, इसका एक हायर वर्जन। ओके, लेकिन अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पढ़िए सर प्लीज। Fees per student is 50 rupees. Okay. Variable cost per student is 30 rupees. ठीक है. Fixed cost per annum is 20,000. Okay. Supervision cost, जिसके लिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, 200 per supervisor and one supervisor will manage up to 100 students. तो यहां पे एक सुपरविजन कॉस्ट है, 200 रुपया एक सुपरवाइजर को देंगे और एक सुपरवाइजर 100 लोगों तक मैनेज कर सकता है। ठीक है. रिक्वायर्ड A profit if 3940 students are enrolled. बस तुम लोग मेरे को पार्ट ए का आंसर कैलसी के ऊपर लाके दो, किधर कुछ लिखना मत। 3940 बच्चा लोग आएगा तो कितना प्रॉफिट आएगा, कैलसी के ऊपर वो लाके दो। सुपरवाइजर को काटने बांटने का नहीं है प्लीज, कोई मर्डर वर्डर नहीं करने का बंदे का, पूरा बंदा ही उठाने का। अक्कल यूज करो, उसी के लिए तो यार क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, वो ही गलत करते हो। $50,800 आएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लिखो जरा प्लीज, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 22, हेडिंग दो जो इधर पार्ट ए है, प्रॉफिट इफ 3940 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड। Profit if 3940 students are enrolled. अच्छा सुनो मेरी बात, तो यही वाला डेटा, बस उसको कंपाइल कर रहा हूं और कुछ नहीं काम कर रहा हूं। ठीक है, तो लिखिए जरा प्लीज, फीस पर स्टूडेंट 50 लेस वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट। सुनो, वो जो सुपरवाइजर कॉस्ट है ना, वो ना ही फिक्स्ड है ना ही वेरिएबल है। ठीक है, इट इज नीदर फिक्स नॉर वेरिएबल, तो उसको अलग ही रख देता हूं, ना फिक्स्ड के अंदर डालूंगा ना वेरिएबल के अंदर। मेरा क्या जाता है, ओके, तो यहां पे 50 माइनस 30, कॉन्ट्रीब्यूशन 20। लेकिन ये तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट है, फिक्स्ड कॉस्ट में इसके अगेंस्ट तो लेस नहीं कर सकता, तो इनटू सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा 3940, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 78,800 कमाएगा। लेस फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, लेकिन ये सारे के साथ ऑब्वियसली एक और कॉस्ट भी तो है, लेस सुपरविजन कॉस्ट। अच्छा, 3940 बच्चा लोग आएगा डिवाइडेड बाय 100। मेरे को बोलो 39.4 सुपरवाइजर्स में लूं क्या? विच पार्ट ऑफ सुपरवाइजर यू विल टेक? ओके, यू डोंट टेक अ पार्ट ऑफ अ बंदा, यू टेक द पूरा बंदा ओनली। ओके, तो इज इक्वल टू 40 सुपरवाइजर्स इनटू ₹200 पर सुपरवाइजर, 8,000। सर व्हाई नॉट 39? मेरे को जरा बोल, 101 बच्चा लोग आएगा, तो एक सुपरवाइजर रखेगा कि दो? एक ही रखूंगा सर। क्यों एक रखेगा? उन लोगों ने लिखा है 1 सुपरवाइजर कैन मैनेज तो 100 स्टूडेंट्स, तो बाकी को कौन मैनेज करेगा? ओके सर।
अच्छा, ये वाला फिगर 50,800। सुनो, ये हो गया इन दिस केस तुम्हारा प्रॉफिट। ठीक है, सुनो बराबर से सुनना मेरी बात। ये क्वेश्चन मैं पार्ट ए के लिए नहीं कर रहा था यार, पार्ट बी के लिए कर रहा हूं, पार्ट डी के लिए कर रहा हूं। चलो पार्ट बी, ब्रेक इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो ये पार्ट ए था, अब तुमको ब्रेक इवन चाहिए। नाउ दिस इज नॉट योर रेगुलर क्वेश्चन सर भाई। एक नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर ना एवरी कॉस्ट इज ओनली ऑफ टू टाइप्स। मेरे को बोलो विच टू टाइप्स? वेरिएबल एंड फिक्स्ड। जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो न्यूमरेटर के अंदर चला जाता है, और जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो डिनोमिनेटर के अंदर चला जाता है। ओके, अभी मैं सुपरवाइजर कॉस्ट को किधर घुसाऊं यार? वो तो फिक्स्ड भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, तो मारो गोली। मेरे को फॉर्मूला की वैसे भी कभी जरूरत पड़ी, आज तक तो नहीं पड़ी, तो अक्कल यूज कर लेंगे। मेरे को बोलो व्हाट इज रॉ मीनिंग ऑफ द टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। इतने स्टूडेंट्स ला ताकि तेरे को प्रॉफिट कितना मिल जाए? 0। दिस एक्स विल रिप्रेजेंट ब्रेक इवन पॉइंट। नो, अभी आगे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। वट एवर यू आर थिंकिंग दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस। ओके, ध्यान से सुनना। देखो अभी आप लोग क्या करो, इसी के बाजू में ना, या फिर रफ के अंदर, तो रफ के अंदर करो तो अच्छा रहेगा। एक ऐसा इक्वेशन बनाना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। अपने को प्रॉफिट 0 चाहिए। मैंने प्रॉफिट 0 क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए। ठीक है, आप लोग सारा का सारा इक्वेशन बनाना, सॉल्व करना, एक्स का आंसर आ जाएगा। एक्स का आंसर जो तुम लोग को आएगा ना, वो गलत आंसर आएगा। ठीक है, 100% गलत आंसर आएगा। लेकिन सोचना कि क्या गलती होगी, उस गलती को रेक्टिफाई करना, फिर उसके बाद करेक्ट आंसर आएगा। डायरेक्टली करेक्ट आंसर दुनिया में सिर्फ मेरे को ही आता है, मेरे अलावा किसी को नहीं आता। ठीक है, तो तुम लोग पहले गलत आंसर लाना, सोचना उसके अंदर क्या गलती होगी, फिर करेक्ट आंसर आएगा। और जो भी करना, सुपरवाइजर्स को काटना नहीं। और एक आखिरी चीज, जब भी तुमको लगे कि तुमको मेरे को बताने का है सर दिस इज द करेक्ट आंसर, 30 सेकेंड्स अपने साथ स्पेंड करना। जो आंसर आए उसको यहां पर डाल के देखना। अगर एंड तक 0 तक पहुंच गया, अगर एंड के ना 0 ही आया, मतलब तुम्हारा आंसर करेक्ट ही होएगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट जो आता है वो 0 ही आता है, सुपरवाइजर्स को काटने का नहीं। ओके, मैं तुमको 5 मिनट दे रहा हूं। रफ आंसर आएगा मतलब वो गलत होएगा, सोचना उसके ना क्या गलत हो गया, उस गलती को रेक्टिफाई करो, तो फाइनल आंसर आएगा। स्टार्ट राइट नाउ, ट्राई। तुम लोग का 1111.11 आया? ये डालो, वही गलत आंसर है। मैंने वही बोला, वो रॉन्ग आंसर होएगा। सोचो उसके अंदर क्या गलत है। हाँ, जो भी आंसर मेरे को बोलते हो टेस्ट करो, एंड तक 0 आता है तो तुमको मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा आंसर करेक्ट ही होएगा। टेस्ट करो प्लीज, जो लोग भी आंसर बता रहे हैं टेस्ट करो, टेस्ट करो। मोस्ट ऑफ द पीपल आर करेक्ट, जिन लोगों का रॉन्ग है आई एम टेलिंग देम। बेटा सुपरवाइजर कॉस्ट विल चेंज, 8,000 नहीं कॉपी करने का, स्टूडेंट्स विल चेंज, सो सुपरवाइजर्स विल ऑल्सो बी चेंजिंग। नो, चलो सुनो, देखो ये जो भी पंगा है ना, सुपरवाइजर कॉस्ट का ही पंगा है। सुपरवाइजर कॉस्ट इट इज नीदर फिक्स नॉर वेरिएबल। सर कैसे? मेरे को बोलो, हर स्टूडेंट के लिए एक सुपरवाइजर लगता है क्या? नहीं,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सुपरविजन कॉस्ट हमेशा सेम ही रहेगा। अगर कुछ समझाने के लिए जाऊं तो विद इन 100 स्टूडेंट्स इट विल बिहेव एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। देखो ये लाइन दिमाग में जाता है, विद इन 100 स्टूडेंट्स, चाहे 101 आए, चाहे 120 आए, चाहे 180 आए, चाहे 200 आए, सुपरवाइजर कॉस्ट 2 सुपरवाइजर्स के हिसाब से लगेगा। लेकिन जैसे ही 200 के आगे जाता हूं, number of supervisors will become 3. So for every 100 students it becomes kind of variable cost, but for within 100 students it is kind of fixed cost. तुमको लैंग्वेज समझा जो मैंने बोला? ठीक है। अभी ऐसे कॉस्ट, सॉरी, हाँ ठीक है, तो अभी ऐसे कॉस्ट जो है ना, हाउ डू यू ट्रीट देम? अभी मैं वो सब कुछ क्यों सोचूं, मेरे को आंसर चाहिए ना। ओके, तो आंसर लेकर आते हैं यार। तुम लोगों को कुछ ऐसे ट्राई करना चाहिए था, ऑल्दो मैं तुमको लिखवाऊंगा वो ऐसे नहीं, आई हैव दिस वे ओनली, बट आई कन्वर्ट इट इनटू अ प्रोसीजर। ठीक है, सुनो जरा ध्यान से, 50, 30, 20x 20,000, ये वाला फिगर कैसे आएगा? x upon 100, this will give you number of supervisors into 200, तो तेरा सुपरवाइजर कॉस्ट विल बी कितना? 2x। मैं इस चीज को सॉल्व करता है, 20x माइनस 20,000 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, x इज इक्वल टू जो तुम्हारा आंसर भी आया 1111.11 स्टूडेंट्स। ये आंसर इसलिए गलत नहीं है क्योंकि ये डेसिमल्स के अंदर है। बेटा आंसर ब्रेक इवन पॉइंट डेसिमल्स के अंदर हो सकता है। ये आंसर इसलिए गलत है क्योंकि अगर आप इस x को वापस इसके अंदर डालो ना, ये वाला फिगर 0 नहीं आएगा। को बोलते सर 0 आएगा, 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इधर x/100 लिखा। अगर x/100 लिखा तो x कितना है? 1111.11 डिवाइड बाय 100 करेगा, मतलब तेरी इस इक्वेशन के अंदर तूने जो सुपरवाइजर कॉस्ट लिया वो 11.11 सुपरवाइजर्स के हिसाब से ले लिया। बेटा वो तो गलत है ना, सुपरवाइजर का कॉस्ट तो पूरा ही लगेगा। तुमको समझा ये वाला चीज? तो ये आंसर इसके लिए गलत है क्योंकि नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स यू ऑल हैव टेकन इन डेसिमल्स। पहले सब लोग मेरे को कंफर्म करो, इज दिस ओके? तो उसका एक और मतलब तुम लोग को बोल सकता हूं, अगर ये वाला आंसर सपोज 1300 स्टूडेंट्स आता ना, कोई आगे बोलेगा 1300 स्टूडेंट्स आता ना, तो वो करेक्ट ही होता फिर। क्योंकि अगर 1300 एग्जैक्ट आता तो एग्जैक्ट कितने सुपरवाइजर्स की जरूरत पड़ती? 13। तो फिर तुम्हारा काम, इज दिस अंडरस्टूड? चलो ठीक है, अभी तुमने गलती की तो तुम ठीक करो। कौन आएगा तुमको सुधारने के लिए? मैं तो नहीं आऊंगा, तो तुम्हारी गलती है, तुम ठीक करो। अभी गलती ठीक करने के लिए बहुत ऑप्शन है। ओके, क्या कर सकते हो? सुनो, ये जो तुम्हारा रफ आंसर आया ना, इसके आजू बाजू का कोई भी एक नंबर ले लो, ठीक है? तो अभी एक काम जरा करो, मेरे को ना इस नंबर के आजू बाजू का कोई भी एक नंबर बोल दो, कोई भी, अब अपने मन से कुछ भी। लेकिन सुनो, कुछ भी नंबर नहीं बोलने का बेटा। से एनी नंबर बिटवीन 1101 to 1200। ओके, तुमको समझा क्यों इसी रेंज के अंदर एक नंबर पकड़ने का? ताकि नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स चेंज ना हो। ठीक है, ताकि नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स जो है चेंज ना हो। अब इस रेंज के बीच में मेरे को कोई भी एक नंबर बोल दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आंसर ले आऊंगा। बोलो। चलो 1150। मेरे को पहले वो वाली आकाशवाणी वो सुनाई दी, तो मैं 1150 के हिसाब से काम करता हूं। ठीक है, सुनो, तो 1150 ये नंबर जो किसी बच्चे ने बोला, तो मल्टीप्लाई कर 23,000 आता है। उसके से फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 रुपए का आता है। पहले मेरे को बोलो 1150 बच्चा लोग आएंगा, कितना सुपरवाइजर्स बेटा? 12 इंटू 200, 2400 रुपए का सुपरविजन कॉस्ट। ठीक है, तो तुम्हारा प्रॉफिट यहां पे 600 का आ जाएगा। फिर से गलती हो गई सर, 0 प्रॉफिट चाहिए था सर, आपने फिर से गलत कर डाला। तो मैंने गलत किया ना, तो मैं ही ठीक करूंगा।
मेरे को ये वाला फिगर 600 से कम करके 0 तक लाने का है। अभी ये वाला कॉस्ट तो बदलेगा नहीं, ये तो वैसे भी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये तो बदलेगा नहीं। ओके, तो अगर इसको 600 से कम करने का है, आपको इसको 600 से कम करना पड़ेगा। इज दिस अंडरस्टूड? और अगर इसको 600 से कम करने का है तो जरा सोचो, हर स्टूडेंट 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन देके जाता है, तेरे को तेरा कंट्रीब्यूशन 600 रुपए से कम करने का है, तो 600 अपॉन 20, 600 अपॉन 20 करो, 30 आएगा। तो 30 स्टूडेंट्स लोग को तू लात मार दे, बस बात खत्म हो गई। तो जैसे ही तूने 30 स्टूडेंट्स लोग को लात मारा ना, तो तुमको समझ में आ जाएगा ये वाला फिगर 22,400 आ जाएगा। इज दिस ओके? अगर ये 22,400 वो आ गया, यहां पर एंड के अंदर 0 आ जाएगा। दिस 1120 हैज टू बी नथिंग बट योर ब्रेक इवन पॉइंट। तुमको कुछ भी समझा क्या जो मैंने बोला? बस दिस पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट योर ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, मैंने इंस्टीट्यूट को एक जमाने में लिखा था, उस जमाने को बहुत जमाना हो गया कि ऐसे सिखाया करो। वो लोग कुछ भी फालतू करता है, एंड के अंदर आंसर यही आता है, लेकिन वो लोग कुछ भी फालतू करता है, यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड वगैरह। क्या ट्रायल एंड एरर करने का इसके अंदर? ओके, बट वी आर गोइंग टू बी सॉल्विंग लाइक दिस ओनली। ठीक है, अभी यही वाला मेथड आई हैड टोल्ड वंस टू द CMA इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन। उन लोगों ने अपनी बुक्स के अंदर उस दिन के बाद सिर्फ यही वाला मेथड यूज किया। ओके, so I'm going to be teaching you this particular method. It's only that this particular method, no, I will convert it into the format that you can try to present in exams. It'll be slightly better than doing like this. Although वो वाला format का जो logic आता है वो यही आता है। ठीक है, तो एक काम जरा करो, you all write down part B, लिखो treatment of supervision cost in break-even point. First, treat the cost as variable cost. सुनो, वैसे तो सुपरवाइजर कॉस्ट इज नीदर फिक्स नॉर वेरिएबल। थोड़ी देर के लिए सोच लो, नहीं सर इट इज वेरिएबल ओनली। तो एक सुपरवाइजर को रखने का खर्चा कितना है? 200 रुपया। और वो कितने स्टूडेंट्स मैनेज करता है? 100 स्टूडेंट्स। सो इफेक्टिवली इट इज 2 पर स्टूडेंट। इन रियलिटी इट इज नॉट ₹2 पर स्टूडेंट, नो 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 नो, इट इज 200 फॉर वन सुपरवाइजर एंड वन सुपरवाइजर विल मैनेज 100 स्टूडेंट्स। ओके, इन दैट पर्टिकुलर केस तो ट्राई टू थिंक इट ऑफ, इट इज ₹2 पर स्टूडेंट जस्ट फॉर टाइम पास। ओके, तो यहां पे जरा लिखो supervisor cost per student is equal to ₹200 divided by 100 students is equal to ₹2 per student। याद रखना ये जो मैंने लिखा है ना, ये गलत है। ओके, ये गलत है। इट इज नॉट ₹2 पर स्टूडेंट, वी ऑल नो दैट। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोच लो, नहीं सर इट इज ₹2 पर स्टूडेंट। जो भी पंगा था इसी कॉस्ट का पंगा था। इस कॉस्ट को हम लोगों ने वेरिएबल बना दिया। अभी अपना ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर। एक सेकेंड, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट। बस इस ब्रेक इवन पॉइंट को आप लोग रफ ब्रेक इवन पॉइंट बोल देना। लिखो इधर रफ BEP इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस 50 का था, वेरिएबल कॉस्ट पहले 30 का था, अभी एक और वेरिएबल कॉस्ट घुसा दिया 2 रुपए का। सो 20,000 डिवाइडेड बाई 18 ये आ जाएगा 1111.11 स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली तुम लोगों को शायद समझ में आ रहेगा, जो तुम लोगों ने इक्वेशन के अंदर किया था ना, एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर भी हो ही गया। अगर कोई बोलेगा कैसे, तो जरा देख लो। तुम लोगों ने इधर सुपरविजन कॉस्ट कितना लिया था? 2x। व्हाट वाज x? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो व्हाट वाज 2? सुपरवाइजर कॉस्ट पर स्टूडेंट। तो तुम लोगों ने भी जब इक्वेशन बनाया था ना, तो बेसिकली सुपरवाइजर कॉस्ट बिहेव्ड एज अ वेरिएबल कॉस्ट ओनली। तुमको समझा? तो वो एग्जैक्टली सेम ही चीज है जो पहले किया था। लेकिन इसके बाद ना आई विल शॉर्टन योर प्रोसीजर एंड दैट इज, सुनो,
हाइपोथेटिकली सोच लो इतना बच्चा लोग आएगा, मेरे को बोलो इतना बच्चा लोग आएगा तो कितना सुपरवाइजर्स 12, ओके। सो 1100 के लिए 11, बाकी जितना भी है उसके लिए 1 मोर। तो यहां पे जरा लिख के रखो फॉर अबव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉमा number of supervisors is equal to 12, therefore supervision cost is equal to 12 into 200 is equal to 2400। सुन मैं क्या बोलता हूं, अब तेरे को मालूम है ना सुपरवाइजर कॉस्ट 2400 ही रहेगा। Resolve this entire question once more, taking that cost as a fixed cost। एक लाइन के अंदर अभी तुम्हारा आंसर खत्म हो जाएगा। तो अभी सुपरविजन कॉस्ट को we will take that as a fixed cost। तो लिखो treat the cost as fixed cost। बस अभी एक लाइन के अंदर खत्म करता हूं। तो फाइनल ब्रेक इवन पॉइंट, यही तेरा करेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट है। इससे पहले वाला जो था इधर तक पहुंचा, कोई 54 मार्क्स भी नहीं देगा तुम लोग को, ठीक है। यू हैव टू बी रीचिंग टिल हियर। फाइनल ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज योर करेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट। वही वाला जो फॉर्मूला है वो लिखो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट। फिक्स्ड कॉस्ट, मेरे को बोलो अभी फिक्स्ड कॉस्ट कितना लिखूं? 20,000 रुपीज जो पहले था प्लस 2400 रुपए का तेरा सुपरवाइजर कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट। मेरे को बोलो कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट अभी कितना लिखूं? 20, दैट इज 50 रुपीज का सेलिंग प्राइस, 30 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि सुपरवाइजर कॉस्ट तो ऊपर चला गया ना। यह आंसर देख लेना बेटा, दिस इज 1120 स्टूडेंट्स। और अगर मैं इसी मेथड को इसके हिसाब से जरा बोलूं तो तुमको भी समझ में आएगा। जब तुम लोगों को आंसर 1111.11 मिला था, मैं तुमको बोला इसके बीच में कुछ भी सिलेक्ट कर लो। तुम लोग इसके बीच में कुछ भी सिलेक्ट करते, तुम लोग नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स कितना लेते? 12। तुम्हारा सुपरवाइजर कॉस्ट कितने रुपीस का आता? 2400। तो 2400 रुपीज, उसके बाद तो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट ही लिया ना, और फिर मैंने पीछे जाके 1120 को बैलेंसिंग फिगर निकाला। तुमको समझा जो मैंने बोला? तो बेटा वो एग्जैक्टली वही चीज है, बस क्या है इक्वेशन वाइज में करता हूं ना, इट बिकम्स बिट मेसी। ओके, सो देयरफॉर आई कन्वर्टेड दैट इनटू दिस पर्टिकुलर एंटायर थिंग। ठीक है, सुनो मेरे को सच्ची बोलना, ये समझ में आ गया? ठीक है, ठीक। अगर ये समझ में आया ना, तो मैं तुमको बोला कि डायरेक्टली ये वाला आंसर ना दुनिया में सिर्फ मैं ही ला सकता हूं, तो मैं लाता हूं। ठीक है, कॉपी मत करना। सुनो अभी ध्यान से सुनो जो मैं तुम लोग को बोलता हूं। डायरेक्टली 1120 ही लाएगा, लेकिन एकदम अजीब, लेकिन प्योर लॉजिक, नथिंग एल्स। ओके, ध्यान से सुनना। सोचो सुपरविजन कॉस्ट करके दुनिया में कुछ है ही नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। चलो, तो एक स्टूडेंट अपने को कितने का कंट्रीब्यूशन देके जाता है? 20 रुपीस का कंट्रीब्यूशन कमाता है, कमाता है, कमाता है, कमाता है। मेरे को मेरा फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा निकालने का है, आई हैव टू ब्रेक इवन। मेरा फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा 20,000 रुपए है। तो कैन वी से अगर 1000 स्टूडेंट्स आ गए तो मेरा 20,000 रुपया का फिक्स कॉस्ट मीट हो जाएगा? पहले मेरे को कंफर्म करो, यस और नो। वैसे ये तेरा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला भी है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट, लेकिन अभी तक मैंने सुपरवाइजर कॉस्ट के बारे में बात नहीं किया। ठीक है, तो अभी बात कर फिर, और क्या। मेरे को जरा बोलो, 1000 स्टूडेंट्स भी तो आ गए, उनको मैनेज करने के लिए तेरे को सुपरवाइजर्स चाहिए क्या? कितने चाहिए? कितने चाहिए? 10 सुपरवाइजर्स। 10 सुपरवाइजर्स को पगार किधर से देगा? पगार तो देना पड़ेगा 200 रुपया। तुम लोगों को 2000 रुपया पे करना पड़ेगा। 2000 रुपया किधर से पे करेगा? कुछ बचा ही नहीं। जो भी ये 1000 बच्चे लोगों ने दिया था वो तो फिक्स कॉस्ट के लिए मीट हो गया। ओके, तो भी 2000 रुपए किधर से पे करेगा? एक ही और ऑप्शन है बेटा, कॉल मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन देके जाएगा? 20।
तो अगर 100 बच्चे लोग और आ गए तो कहने से हर बच्चे से 20 रुपया जमा होके 2000 रुपये जमा हो जाएगा। 10 सुपरवाइजर्स का पगार तो निकल जाएगा। लेकिन एक पंगा पड़ गया। मेरे को बोलो पंगा क्या पड़ गया? 100 बच्चे लोग भी तो और आ गए, उसके लिए एक और सुपरवाइजर की भी तो जरूरत पड़ जाएगी। उसको भी पगार देने का कि नहीं बेचारे को? ओके, 200 रुपये और पे करना पड़ेगा। कहां से पे करेगा? कुछ बचा ही नहीं। जो भी इन लोगों ने दिया था वो तो ये 10 सुपरवाइजर्स की पगार के अंदर चला गया। तो अभी एक ही ऑप्शन है, कॉल मोर स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट 20 रुपया देके जाता है, तो और कितने बच्चे लोग की जरूरत पड़ेगी? 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट आ गए, 200 रुपया निकल गया, ये सुपरवाइजर का खर्चा तो निकल गया। तुमको समझा जो मैंने बोला? लेकिन एक और पंगा पड़ गया। मेरे को बोलो क्या पंगा पड़ गया? 10 स्टूडेंट भी तो आ गए, अभी उसके लिए भी एक और सुपरवाइजर तो लगेगा कि नहीं बेटा? ओके, उसको भी 200 रुपया पे कर। कहां से पे करेगा? कुछ बचा ही नहीं। जो भी इन लोगों ने दिया था वो तो इसकी पगार के अंदर चला गया। तो अभी एक ही और ऑप्शन है, कॉल मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू डिवाइड बाय 20, 10 स्टूडेंट्स। बस इधर आके मेरा स्टोरी खत्म हो गया। अभी फालतू चीज नहीं बोलने का, सर 10 स्टूडेंट्स एक और सुपर। पागल। ओके, 1 सुपरवाइजर कैन मैनेज अप टू कितना स्टूडेंट्स बेटा? 100। ये वाला सुपरवाइजर ये 10 को तो मैनेज करता था, आगे बोलो ये 10 को भी मैनेज कर लेगा। तो मेरे को जरा बोलो, क्या तेरा सारा खर्चा निकल गया? खर्चा निकल गया ना? तो दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट 1120। ओके, नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स इज 12, एग्जैक्टली सेम एज द आंसर दैट यू ऑल डिड। ये दुनिया में सिर्फ तुम लोग इधर ही देखोगे। ओके, एग्जाम्स के अंदर तो डालना ही मत, तुम्हारे अलावा किसी को समझ में नहीं आएगा। जो प्रेसिडेंट है एक लेटर भी वो लिखेगा कि हमको समझाओ कि क्या लिखा। ओके बस, लेकिन आंसर कैसे भी आ सकता है। इज दैट ऑल ओके? ठीक है, लेकिन वी आर नॉट कॉपिंग डाउन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, हाँ जी बोलो। एग्जाम में ये मत करो मैडम, मैंने वो ही बोला ना, एग्जाम के अंदर जो करने का है वो ये है। ठीक है, हाँ बोल। ये करना है बेटा, ये करना है, ये करना है। हाँ, पार्ट बी वाला पार्ट करने का है। जो तुम लोगों ने नोटबुक्स के अंदर लिखा वो करने का है। ठीक है, हाँ जी। मेरे को क्या करने का यार, मैं देखता भी नहीं यार वो सब चीजें। उन लोगों ने वो थैंक यू बोला, ठीक है। अभी अभी वो सब कुछ के लिए कौन वेट करेगा यार। चलो सुनो, ये हो गया तुम्हारा पार्ट बी। ठीक है, पार्ट सी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज। मेरी बात अभी जरा ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज। ओके, अभी 20,000 इन दिस केस, ध्यान से सुनो जरा प्लीज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। देखो, आई डोंट थिंक सो देर इज एनी डिफरेंस बिटवीन पार्ट बी एंड पार्ट सी, एक्सेप्ट पार्ट बी के अंदर, एक्सेप्ट पार्ट बी के अंदर यू वांटेड कितना प्रॉफिट बेटा? 0। ठीक है, यहां पर यू वांट अ प्रॉफिट ऑफ कितना रुपीज बेटा? 20,000। कोई भी ऐसा सुपरवाइजर वाला टाइप क्वेश्चन आता है ना, आप लोग वैसे ही करना जैसे अभी अभी किया पार्ट बी वाला। ट्रीट द कॉस्ट एज वेरिएबल कॉस्ट, ट्रीट द कॉस्ट एज फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तुम्हारा आंसर ये दोनों स्टेप्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली डायरेक्टली ही वैसे सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पे जरा लिखो पार्ट सी। चलो लिसन, लेट्स कंटिन्यू। तो यहां पे यू ऑल राइट ऑन पार्ट सी, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। ट्रीट द कॉस्ट एज अ वेरिएबल कॉस्ट। चलो सुनो, सो ट्रीट द कॉस्ट एज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो यहां पर आइए, एक मिनट, ये फर्स्ट स्टेप ही था ना। सो ट्रीट द कॉस्ट एज वेरिएबल कॉस्ट, तो लिखना इधर सुपरवाइजर कॉस्ट पर स्टूडेंट। ये वही वाला स्टेप है जो पहले भी किया था। सो 200 इज अ कॉस्ट फॉर 100 स्टूडेंट्स, सो इट इज ₹2 पर स्टूडेंट।
अभी देखो, दिस क्वेश्चन ऑल्दो इट इज सेम प्रोसेस बट देन एग्जैक्टली सेम नहीं है. क्यों एग्जैक्टली सेम नहीं है? अभी अपने को जीरो प्रॉफिट नहीं चाहिए. हमने क्या बोला बेटा, अपने को कितने का प्रॉफिट चाहिए? 20,000. मेरे को ये वाला लाइन जरा वो कंप्लीट करके दो. यू डोंट अर्न प्रॉफिट इन लाइफ, यू अर्न कॉन्ट्रीब्यूशन. सो देयरफॉर यहां पे जरा लिखिए प्रॉफिट 20,000. मेरे को कॉन्ट्रीब्यूशन तक पहुंचने का है. सो ऐड फिक्स्ड कॉस्ट करेगा ना, 20,000 रुपीज का फिक्स्ड कॉस्ट भी है, तो मेरे को कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 40,000 रुपीज का कमाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट. लेकिन याद रखना, कॉन्ट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट, यू आर ट्रीटिंग दिस कॉस्ट एज अ वेरिएबल कॉस्ट. सो 50 रुपीज माइनस 30, दैट इज माइनस 2 रुपीज मोर, जो आपका ये वाला कॉस्ट है. अच्छा, किसी ने पूछा आपने कभी कोई जॉब नहीं किया. मैं हिंदुस्तान लीवर के अंदर आई वर्क फॉर 3 days. जब आई गॉट अ रैंक इन 2002, सो दैट टाइम रैंकर्स को HUL वॉज कॉलिंग डायरेक्टली, तो उधर 3-4 दिन काम किया, फिर बोर हो गया. फिर ICICI के अंदर काम किया, उधर सॉलिड बोर हो गया. फिर उसके बाद ये काम करना स्टार्ट कर दिया. चल, तो 40,000 डिवाइडेड बाई 18, ये कितना आता बेटा? 40,000 अपॉन 18, 28 कैसे आएगा बेटा? 2.22. कैलसी ले, कंप्यूट कर. 18, 50 माइनस 30 माइनस 2, नो 50 इज अ सेलिंग प्राइस, दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज योर सुपरवाइजर कॉस्ट. ठीक है. अच्छा, अब सेम प्रोसेस तो वो फॉलो करेंगे. मेरे को जरा बोलो, इतने बच्चे लोग आएंगे तो कितने सुपरवाइजर्स की जरूरत पड़ेगी? 23. तो यहां पे लिखना फॉर अबव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉमा नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स इज इक्वल टू 23. Therefore supervision cost is equal to 23 into 200 is equal to 4,600. आगे, treat the cost as a fixed cost. सुनो, अभी तुम लोग क्या करो, ये तुम्हारा काम है, मैं नहीं करने वाला हूं. यही वाला प्रोसेस पूरा का पूरा फिर से करो, बट नाउ यू आर गोइंग टू बी ट्रीटिंग दैट सुपरवाइजर कॉस्ट एज फिक्स्ड कॉस्ट. खत्म करो प्लीज. 2230 आएगा. खत्म करो प्लीज. एग्जैक्टली इन द सेम पर्टिकुलर वे, बट मेक द अप्रोप्रिएट चेंजेस प्लीज. फिक्स्ड कॉस्ट पहले 20,000 था, नहीं 2230. आपने प्रॉफिट नहीं लिया, यू तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट नहीं चाहिए बेटा. यू स्टिल वांट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000. डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट 20. पिछला वाला क्वेश्चन ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में था, ये ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में नहीं है. चलो सुनो, treat the cost as fixed cost. देखो, तो in all such questions, no, you treat the cost as a variable cost, then you treat the cost as fixed cost, and then in that particular case the job will be all done. Okay, आप लोग को पहले रफ आंसर आएगा, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. आप लोग को ये वाला आंसर आएगा, at that time we are interested in this particular answer. ठीक है, चलिए. This job is all done. Okay, this is part C over here. उसके बाद then part D. अभी I am doing this question mainly for part D. Okay, सुनो. ब्रेक इवन पॉइंट्स, ब्रेक इवन, चिल्ला के बोलो, ब्रेक इवन के बाद क्या लिखा था? पॉइंट्स. F
अ सुपरवाइजर कॉस्ट ₹1000। अभी क्या करेंगे, सुनो, ये काम आप लोग स्टार्ट करो। जैसे पार्ट बी किया ना, डिट्टो वैसे पार्ट डी करना। ध्यान से सुनो मेरी बात। बस सुपरवाइजर को रखने का खर्चा अभी 200 नहीं है, कितने रुपीस का है, 1000। रफ आंसर निकालना। जैसे ही रफ आंसर आएगा ना, तुमको मेरे को कुछ बोलने का मन करेगा बहुत ज्यादा, वो मत बोलना, मेरे को वो मालूम है तुम लोग क्या बोलोगे। ओके, यू ऑल कंटिन्यू, रीच टिल द फाइनल आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे, उसके बाद ये वाला सम सच्ची के अंदर स्टार्ट होएगा, ठीक है। आप लोग स्टार्ट करो। फेयर के अंदर पार्ट डी खत्म करो एग्जैक्टली ऑन सिमिलर लाइंस एज पार्ट बी ऑफ द सम, प्लीज स्टार्ट करो। सॉल्यूशन को कितना मतलब पेज लगेगा? इसके बाद भी बता, वो लगेगा अराउंड 3/4 ऑफ द साइड तो लगेगा। चलो सुनो, आई थिंक तुम्हारा फर्स्ट आंसर भी 2000 आता है, करेक्ट नो? जब फर्स्ट आंसर 2000 आया, ऑनेस्टली आई थिंक यू ऑल न्यू कि फाइनल आंसर भी 2000 ही आएगा, करेक्ट नो? क्योंकि फर्स्ट आंसर वाज मल्टीपल ऑफ 100, तो इसलिए नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स जो है वो एग्जैक्ट ही आ जाता है, ठीक। तो ये वाला जो चीज था ये 1000 था, ये 10 आ गया, उसके बाद ये 10 आ गया, डिवाइड बाय 10 आ गया, 2000 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स रिक्वायर्ड शैल बी 20, सो 20 इंटू 1000 ये आ जाएगा 20,000। फिक्स्ड कॉस्ट नाउ विल बी 20,000 प्लस 20,000 अपॉन 20, तो ये आ जाएगा 2000 स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी क्या करना, सुनो, दिमाग बस इसके लिए चाहिए जो अभी अपने को करना है, ओके। लिखिए इधर, राइट डाउन, फर्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू 2000 स्टूडेंट्स। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इन रियल लाइफ, तो ऐसा बहुत होता है, यू विल बी गेटिंग मोर देन वन ब्रेक इवन पॉइंट, ओके। यहां पर तो लिखा भी हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालो, लेकिन अगर नहीं भी लिखा होता ना ब्रेक इवन पॉइंट्स, इट इज योर ड्यूटी टू बी फाइंडिंग एवरी डैम ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अभी क्या करो, सुनो, एक आइडिया है तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा तो आंसर फटाक से आ जाएगा। तुम लोग क्या करो, दिस इज द फर्स्ट लेवल एट विच प्रॉफिट विल बी 0। देयर माइट बी सम अदर लेवल्स ऑल्सो एट विच प्रॉफिट इज 0। तुम लोग सोचो कि कोई और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर भी प्रॉफिट 0 हो सकता है क्या? I want all such levels, ओके। एक आइडिया है जो तुम लोग को सोचना पड़ेगा। उससे पहले एक चीज बोल देता हूं, वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट। तो 2000 बच्चे लोगों पर 0 प्रॉफिट है, तुमको एक और लेवल चाहिए, या फिर ऐसे और भी बहुत सारे अगर लेवल्स हैं तो, कि और किन किन लेवल्स पर 0 प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। आराम से सोचना, और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ही हो सकता है, इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे सुपरवाइजर जैसे कोई कॉस्ट नहीं आते, ओके। वहां पे एक बार फिक्स कॉस्ट मीट हो गया, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, एक बार फिक्स कॉस्ट मीट हो गया, उसके बाद हमेशा प्रॉफिट ही होएगा ना। लेकिन यहां पर अब मेरे को आगे नहीं बोलना, वरना मैं शायद आंसर भी बोल दूं, ओके। आप लोग को 3 मिनट दे रहा हूं, मेरे को कोई और लेवल्स भी बताओ जहां पर प्रॉफिट 0 आएगा। अभी तक आना चाहिए था। चलो सुनो, अभी नहीं आया है तो ध्यान से सुनना जरा प्लीज।
अभी ना कैलसी नहीं यूज करना, बस एक सुपरवाइजर का जो खर्चा है वो 1000 रुपए है, सोचते रहो और बोलते रहो, कैलसी को हाथ नहीं लगाना। मेरे को बोलो 2000 बच्चा लोग आएगा, कितना सुपरवाइजर्स 20, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 0। दैट इज योर फर्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट, वहां पे तो 0 प्रॉफिट ही आएगा, कैलसी नहीं यूज करना। मेरे को बोलो 2001 बच्चा लोग होएगा, तो पहले मेरे को बोलो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। मेरे को अब जरा बोलना, कैलसी नहीं यूज करना, कितने का लॉस होएगा? कितने का लॉस? 980 रुपीज का। 980 कैसे आया बेटा? एक स्टूडेंट आया तो 20 रुपया देके गया ना यार, लेकिन एक और सुपरवाइजर भी तो लग जाएगा ना तेरा, तो 20 रुपया एक्स्ट्रा कमाया, लेकिन 1000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो लॉस कितने का आ जाएगा? 980। अब मेरे को जरा बोलना, थोड़ा सा जल्दी बोलना, 2002 बच्चा लोग आएगा तो क्या लॉस हो जाएगा? 960 का, क्योंकि एक बच्चा आ रहा है तो 20 रुपए देके जा रहा है, लेकिन ये थोड़ी चेंज होएगा, तो जितना उसने दिया उतने से मेरा लॉस कम हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 960। ओके, बस अब तुमको एक और चीज समझ में आएगा, जैसे जैसे एक एक स्टूडेंट इधर बढ़ता रहेगा ना, तुम्हारा ये वाला जो लॉस है 20 रुपए से कम होता जाएगा। इज दैट ओके? तो अभी एक लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूं जो तुम लोगों को स्ट्राइक होना चाहिए था। एक सुपरवाइजर को पालने का खर्चा कितने रुपीस का है बेटा? 1000। एक स्टूडेंट कितने का कंट्रीब्यूशन देके जाता है? 20। सो दिस 50 आई कॉल एज अ मैजिकल नंबर। अगर ये तुम लोगों को स्ट्राइक हो जाता तो आंसर तुम लोग को आ जाता। You require 50 students to meet cost of one supervisor. Okay, you require 50 students to meet cost of one supervisor. तो 2000 के अंदर मैं डायरेक्टली 50 स्टूडेंट्स ऐड करता हूं, तो मैं किधर तक पहुंच जाऊंगा? 2050। अब ना क्या करो, एक ये देखो और एक ये देखो, तुम लोग को रियलाइज होएगा सर इधर 0 प्रॉफिट ही आएगा। तुमको समझा क्यों 0 प्रॉफिट आएगा? बेटा 50 लोग एक्स्ट्रा आए, हर ने 20 रुपया दिया, तो एक्स्ट्रा कमाई कितनी कर ली? 1000। लेकिन एक और सुपरवाइजर भी तो लग गया ना इधर से। ओके, तो एक्स्ट्रा खर्चा कितने का हो गया? 1000। तो अगर इधर 0 का प्रॉफिट था, इधर भी कितने का प्रॉफिट आ जाएगा? 0। इज दैट ऑल ओके? बस अपना जो काम है वो हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर सेकेंड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो बोलते सर ये तो बहुत अच्छी बात है, 50-50 ऐड करते रहते हैं, करो फिर। 2050 के अंदर 50 ऐड किया, 2100 आएगा। मेरे को बोलो इस 2100 योर थर्ड ब्रेक इवन पॉइंट? नो, क्योंकि जब मैं इधर से इधर कूदा ना, मैंने 50 स्टूडेंट्स तो ऐड किया, लेकिन मेरे को जरा बोलो यहां पे सुपरवाइजर्स फिर भी कितना रहेगा? 21। तो यहां पे 1000 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। तुमको 1000 रुपीज समझा कैसे आया? जो एक्स्ट्रा कमाया वही एक्स्ट्रा है ना, बस कोई सुपरवाइजर का खर्चा थोड़ी हुआ। बस लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं बंद कर देगा। सोच के बोलना, सोच के बोलना। 2101 होएगा तो क्या स्टेटस होएगा? प्रॉफिट के लॉस? 20 रुपए का प्रॉफिट आएगा। 20 रुपए का प्रॉफिट आएगा। कैसे? ऑलरेडी इधर 1000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है ना तेरा। अगर एक और स्टूडेंट आया तो 20 रुपया तू एक्स्ट्रा कमा लेगा, तो 1020। लेकिन एक सुपरवाइजर भी तो एक्स्ट्रा लग जाएगा ना, तो उसके से 1000 निकल गया, तो बच कितना जाएगा? 20। और उसके बाद जैसे जैसे एक एक स्टूडेंट ऐड होता रहेगा, ये जो प्रॉफिट है तेरा 20-20 रुपए से बढ़ता जाएगा। इज दिस अंडरस्टूड? तो इसके बाद ऐसा और कोई भी लेवल नहीं होगा जिधर तुम्हारा प्रॉफिट कभी भी 0 आएगा। देयर वर ओनली 2 लेवल्स जहां पर प्रॉफिट 0 हो सकता था। वन इज दिस पर्टिकुलर लेवल, वन इज दिस पर्टिकुलर लेवल। इज दिस अंडरस्टूड? पहले मेरे को बोलो, इज दिस ओके? कुछ क्वेश्चन है तो थोड़ी देर के बाद आई विल ओनली आस्क यू ऑल, अभी मत पूछना मेरे को। ठीक है, तो ये 2050 का ना, सॉरी 2100 पर ऑलरेडी 1000 का प्रॉफिट चल रहा है ना बेटा। एक और स्टूडेंट अगर आएगा 20 रुपया देके जाएगा, तो 1000 रुपया बढ़ के 1020 हो जाएगा। लेकिन एक सुपरवाइजर भी तो बढ़ जाएगा ना, तो 1000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा, तो यहां पे 20 रुपए का ही प्रॉफिट बचेगा। ओके,
चलो सुनो मेरी बात, अभी एक काम जरा करो, ये ना मैजिकल नंबर अपने को पहले कंप्यूट करने का है, तो यहां पे तुम लोग जरा लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू मीट अ सुपरवाइजर कॉस्ट is equal to 1000 divided by 20 is equal to 50 students. Second break even point is equal to 2000 plus 50 is equal to 2050 students. As contribution from extra 50 students will go to meet cost of 21st supervisor. एक बार और सेकंड लाइन रिपीट कीजिए. As contribution from extra 50 students will go to meet cost of 21st supervisor. अभी एक एक्स्ट्रा लाइन तुम्हारी रेफरेंस के लिए लिख देता हूं. ये मैं पढ़ देता हूं. 2050 plus 50 is equal to 2100 will not be third break even point, as we only add 50 students but not a supervisor. Therefore at 2100 we will have profit of rupees 1000. तो रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा, इनफैक्ट इन फाइनल से विल बी डूइंग क्वेश्चंस जहां पर 10 ब्रेक इवन पॉइंट भी आएंगे, 20 भी आएंगे, ये वो. सो ऐसा बहुत हो सकता है. इनफैक्ट दीज आर मोर नॉर्मल क्वेश्चंस, क्योंकि एवरी कॉस्ट माइट नॉट बी फिक्स्ड और वेरिएबल नो इन रियल लाइफ. ठीक है, अच्छा सुनो, अभी ध्यान से सुनना मेरी बात. दिस थिंग इज समथिंग दैट यू ऑल शुड ट्राई टू टेल मी. ओके, देख, पार्ट डी के अंदर 2 ब्रेक इवन पॉइंट आए, मैंने निकाल दिए. अभी तुमको थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट यू कैन ओनली आंसर इफ योर पार्ट डी का क्लैरिटी वॉज वेरी गुड. मेरे को बोलो पार्ट बी के अंदर 1120 वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली ब्रेक इवन पॉइंट. वहां पर 1120 के बाद और कोई ब्रेक इवन पॉइंट कभी भी नहीं आया. क्यों नहीं आया? 200 रुपीज चार्ज था. मेरे को ना सोच के एक मिनट लेना, एक नंबर बताने का ट्राई करना. अगर वो नंबर तुम लोग सोच पाए, मतलब योर थिंकिंग इज करेक्ट. कोई एक नंबर बोलना दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. पार्ट बी के अंदर सुपरवाइजर कॉस्ट 200 रुपए का था, वो याद रखना. एक नंबर बताओ विच विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. नहीं बेटा, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है. एग्जाम्पल, चल वो एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर के बाद देता हूं. चलो, बहुत लोगों ने वो बोला है बिकॉज वहां पर मैजिकल नंबर वॉज 10. तो बोलते हैं सर उसका मतलब, बोलता हूं ना, एक सुपरवाइजर को रखने का खर्चा कितना था? 200. एक स्टूडेंट 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन देता है. सो यू रिक्वायर 10 स्टूडेंट्स टू मीट अ सुपरवाइजर कॉस्ट. जो यहां पे 50 था ना, यहां पर, वहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस वो नंबर 10 था. अगर मैं 1120 के अंदर 10 ऐड करता हूं ना, तो मैं सिर्फ 1130 तक ही पहुंचता हूं.
शायद अभी समझ में आएगा 1130 विल नॉट बी एन अदर ब्रेक इवन पॉइंट। मेरे को बोलो क्यों, वाई इट विल नॉट बी अ थर्ड ब्रेक इवन पॉइंट? मैं सिर्फ स्टूडेंट्स ही ऐड कर रहा हूं, सुपरवाइजर नहीं ऐड कर रहा। तो 1130 पर अगर कुछ बोलना चाहूं तो 200 रुपए का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि जो 10 बच्चे लोगों ने एक्स्ट्रा दिया दैट विल बिकम योर प्रॉफिट। अभी सुपरवाइजर का खर्चा तो नहीं होएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो अभी ना सुनो, एक लाइन मेरे को वो सिखाने का था। Whenever by adding number of students required to meet a supervisor cost, you will jump the boundary by 100, no? Only then you will get another break-even point. अगर नहीं समझा तो मैं एक काम जरा करता हूं, एक मिनट ना, मेरे को एक मिनट देना, एक नंबर चेंज करता हूं मैं। हाँ सुनो, अगर ये 20,000 ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट के बदले में 21,500 होता ना, देखो तब पार्ट बी के अंदर भी 2 ब्रेक इवन पॉइंट आ जाते। तो बोलते सर कैसे? तो करो फिर, तुम लोग करो 21,500 अपॉन 18 मार, मेरे को आंसर बोलना 1194.44। ठीक है, कितने सुपरवाइजर? 12। सुपरवाइजर कॉस्ट विल बी 2,400। तो अभी जरा कैलसी ले, 21,500 प्लस 2,400 अपॉन 20 मार, 1195। अभी अगर तुम्हारे अंदर सॉलिड भेजा है तो तुमको समझ में आएगा 1195 विल बी फर्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट। उसके अंदर अगर मैं 10 ऐड करेगा ना तो 1205 विल सर्टेनली बी अ सेकेंड ब्रेक इवन पॉइंट। कैसे तूने 10 स्टूडेंट्स ऐड किया तो सुपरवाइजर भी तो एक्स्ट्रा लग ही गया ना। तो मेरे को जरा बोलो फिर से 10 ऐड करूं तो 1215 विल बी थर्ड ब्रेक इवन पॉइंट क्या? नो। तो यहां पर भी बेटा 2 ब्रेक इवन पॉइंट आ सकते थे। वो तो तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल था, वहां पर भी 2 ब्रेक इवन पॉइंट आ सकते थे, ऑल्दो वो नहीं आए। ओके, इज दिस ऑल फाइन? ठीक है। अभी एट सीए इंटर का लेवल नो, आई थिंक वो लोग 2 ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा नहीं पूछेंगे। ठीक है, ऑल्दो इन रियल लाइफ तो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट्स, लेकिन वो लोग वो नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, चलो तुम्हारा ये वाला जो काम है ये हो गया। एक बार इसका शॉर्ट्स वो पढ़ लेते। दिस प्रॉब्लम इज द बेस्ट प्रॉब्लम ऑन ब्रेक इवन पॉइंट, विल बी मोर देन 1 ब्रेक इवन पॉइंट ड्यू टू सुपरवाइजर कॉस्ट। वी विल गेट one more break even point when we add that magical number, that is students required to meet a supervisor cost and a supervisor। तो जब आप वो मैजिकल नंबर ऐड करते हो और अगर आप एक सुपरवाइजर भी ऐड करते हो तो ही एक और ब्रेक इवन पॉइंट आ सकता है, जो अपने पार्ट डी के अंदर हुआ था लेकिन पार्ट बी के अंदर नहीं हुआ। ठीक है, चलो दिस थिंग इज ऑल टुगेदर डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। अभी ये ना बजटरी कंट्रोल एक चैप्टर है तुम्हारा, वो बाकी है, लेकिन ऑनेस्टली उस चैप्टर का ना आधा पोर्शन किधर ना किधर कोई और चैप्टर्स वगैरह के अंदर इन अ पीस मील इट हैज बीन डन ऑल्सो। ओके, बजटरी कंट्रोल मतलब ट्राई टू मेक बजट्स, बजट्स मतलब योर एस्टिमेट्स। ओके, ये वाला भी जो चैप्टर है एस्टिमेट्स के बारे में वी ऑल ट्राई टू डू द डिसीजंस। नो, हम लोग फ्यूचर का डेटा एस्टिमेट करके ही तो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। इट इज अ इजी क्वेश्चन। ओके, पढ़िए जरा प्लीज। Forwards Limited produces and sells a single product. Sales budget for the calendar year 2023 by the quarter is as under. Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3, Quarter 4. Number of units to be sold. 12,000 in the first quarter, 15, 16,500, 19,500. ठीक है, आगे. The year 2023 is expected to open with the inventory of 4,000 units of finished goods. And close with an inventory of 6,500 units of finished goods. चलो ठीक है, तुम लोग क्या करना, ध्यान से सुनना। तुम लोग ना ये वाला लाइन पढ़ो। जब ये वाला लाइन पढ़ लोगे ना, जितना डीप सोच सकते हो सोचना, जितना डीप सोच सकते हो वो सोचना।
और जब वो सोच विचार तुम्हारा खत्म हो जाए कि इन 3 लाइंस का मतलब क्या है, फिर सोचना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4000, वो लोग मेरे को नहीं भी देते ना, मैं निकाल लेता। सोचो, मैं तुम लोग को 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट बस दे रहा हूं, उससे ज्यादा टाइम नहीं। दीज 2 लाइन्स आई वॉन्ट यू ऑल टू क्रैक। और फिर 4000 यूनिट देखो, वो लोग मेरे को नहीं भी देते तो अपने को मिल जाता। ओह चलो ठीक है, द टाइम इज ओवर। चलो सुनो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन इज कस्टमरली शेड्यूल्ड टू प्रोवाइड फॉर 2/3 ऑफ द करंट क्वार्टर सेल्स डिमांड प्लस 1/3 ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर्स डिमांड। ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस वो लोग क्या बोलते हैं कि ना हम लोग प्रोडक्शन कैसे करते हैं, इस क्वार्टर का जितना भी डिमांड हम लोगों ने एस्टिमेट किया उसका 2/3 बनाएंगे, प्लस जितना भी नेक्स्ट क्वार्टर का हम लोगों ने एस्टिमेट किया उसका 1/3 इसी क्वार्टर के ना वो बना लेंगे। ऑब्वियसली बॉस, प्रोडक्शन सेल से पहले ही होएगा ना यार। ओके, हाउ कैन प्रोडक्शन बी आफ्टर द सेल्स। और ये वाला जो 1.5 लाइन मैंने अभी तक पढ़ा ना, ये लाइन और जो इसके बाद वाला लाइन है ना, दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों का मतलब कैसे सेम है, जरा वो देखना एक बार। 10 प्रोडक्शन एंटिसिपेट्स द सेल्स वॉल्यूम बाय अबाउट अ मंथ, ये लाइन और पिछला वाला ये जो लाइन है ना, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट दोनों के में से एक भी लाइन दे देते ना तो दैट वुड हैव बीन इनफ ओनली। देखो कैसे, क्वार्टर 1 का जो डिमांड है 12,000 यूनिट का है, क्वार्टर 2 का जो है 15,000 का है, बस मेरे को और नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो है ये डिमांड है। अभी वो लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कैसे होगा, इसका 2/3 बोले तो 8,000 और इसका 1/3 बोले तो 5,000। ओके, तो ये आ जाएगा 13,000, ठीक है। उन लोगों ने ये वाला चीज लिखा। तो इस पीरियड के अंदर अपना प्रोडक्शन जो है ऐसे होगा, ठीक है। अभी इसका ऑटोमेटिक मतलब वही है कि ना, प्रोडक्शन एंटिसिपेट्स द सेल्स डिमांड बाय अबाउट अ मंथ। तो बोलते सर कैसे, तो चलो ठीक है, वही वाला टेबल अभी वो फिर से लिखता हूं। 12,000 15,000, दिस इज क्वार्टर 1, दिस इज क्वार्टर 2। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, हर क्वार्टर के 3 महीने होंगे। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, ठीक है। ये 12,000 का डिमांड आएगा डिवाइड बाय 3, मतलब डिमांड हर मंथ कितना आएगा, 4,000 4,000 4,000, ठीक है। यहां पे डिवाइड बाय 3, 5,000 5,000 5,000, बस मैंने डिवाइड बाय 3 करके अभी तक डिमांड ही लिखा है। अभी उन लोगों ने क्या लिखा था कि ना, प्रोडक्शन आप लोग कैसे करते हो, 2/3 ऑफ द करंट क्वार्टर। कैन वी से 2/3 ऑल्सो मीन्स 2 मंथ्स, नो? 2/3 बोले तो 2 मंथ्स ना यार, तो मैं ना यहां पे 2 मंथ्स लिख रहा हूं इधर। 4,000 मैंने 2 मंथ्स वो लिख दिया, प्लस 1/3 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। एक मिनट, 1/3 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर बोले तो 1 मंथ ना। ओके, सो देयरफॉर ये वाला चीज आ जाएगा 5,000। अब शायद तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 10 प्रोडक्शन एंटिसिपेट्स द सेल्स बाय अबाउट अ मंथ। तुमको समझा जो मैं बोला? बेटा ये वाला 5,000, यही वाला 5,000 है ना यार, ये वाला 4,000, यही वाला 4,000 है, यही वाला 4,000, यही वाला 4,000 है। और अब शायद मेरा वो वाला क्वेश्चन भी आंसर हो गया रहेगा। ये 4,000 मेरे को बोलो कभी बना रहेगा? लास्ट ईयर वो बनेगा इन द प्रीवियस मंथ, लेकिन वो बिकेगा इस मंथ के अंदर, तो वो पिछले मंथ का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा और वो इस मंथ का ओपनिंग स्टॉक भी रहेगा। तुमको समझा? ठीक है, तो अगर वो मेरे को 4,000 नहीं भी देते ना, तो भी मैं वो वाला चीज निकाल ही देता। और ये दोनों लाइंस का मतलब एग्जैक्टली सेम है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ओके, लेकिन ये दोनों लाइंस का मतलब सेम है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटेल्स फॉर 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल 10 पाउंड्स, एलबीएस बोले तो पाउंड्स होता है, at the rate of 50 per pound. Direct labor 1.5 hours at the rate of 4 per hour. Variable overheads at the rate of 1 per hour. Fixed overheads at the rate of 2 per hour. लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स कभी भी पर यूनिट दिया, पर आवर दिया, तो वो तो एब्जॉर्प्शन रेट होएगा। तो आगे जरा देखो, बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ 90,000 लेबर आवर्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो 2 रुपए का रेट था ना, ये कितने आवर्स के हिसाब से निकाला गया था? 90,000। तो कैन वी से फिक्स्ड कॉस्ट मस्ट बी 1,80,000, नो? यहां पे लिख के रखना फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज 1,80,000।
जब एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा, शायद 2019 के अंदर कुछ वो पूछा था, उन लोगों ने सब कुछ सेम कॉपी किया, बस ना फिक्स्ड कॉस्ट उन लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया इज 1,80,000। उन लोगों ने 2 पर आर नहीं लिखा, बेस्ड अपॉन बजटेड 90,000 आवर्स नहीं लिखा, डायरेक्टली उन लोगों ने आंसर ही लिख दिया था। ठीक है, मतलब 1,80,000 जो तुम लोगों ने लिखा इस वक्त। ठीक है, सो प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर 2023। ठीक है, एक सेकेंड ना, यहां पे ईयर्स का तो कोई पंगा नहीं हुआ ना, नहीं बराबर है। शोइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड टोटल कॉस्ट फॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। सुनो, अगर कभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी ना, ऑल ओवरहेड्स आर अज्यूम टू बी फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये वाला चीज याद रखना। तो जब यहां पे लिखा है ना वेरिएबल ओवरहेड्स, इट मस्ट बी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। मेरे को बोलो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस के सोल्ड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एंड आगे एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। चलो ठीक है, एक बार ये वाला रिक्वायर्ड पार्ट फिर से पढ़ रहा हूं। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर 2023 showing number of units to be produced, okay, and total cost of direct material, direct labor, variable overheads and fixed overheads। तो चलो ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, पहले ये बताओ हर क्वार्टर के अंदर जो है वो प्रोडक्शन कितना करोगे और फिर अपना खर्चा कितना होगा। पहले पार्ट 1 पढ़ के सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद कर लेंगे। ठीक है, लिखो जरा प्लीज, राइट डाउन, लिखो प्रोडक्शन बजट फॉर द ईयर। अच्छा, 1 मिनट के लिए वेट करना, ताकि वंस यू स्टार्ट देन आई विल नॉट इंटरफेयर। सुनो, ये तो डिमांड है। प्रोडक्शन हमने क्या बोला, हम लोग प्रोडक्शन कैसे करेंगे, इट विल बी 2/3 ऑफ सेम क्वार्टर और उसके बाद 1/3 ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है, तो हम लोग जो प्रोडक्शन है वो ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका 2/3 इधर आ जाएगा, इसका 1/3 इधर आ जाएगा। मेरे को सब लोग जरा बोल देना, इज दिस क्लियर? ठीक है, अभी 1 मिनट के लिए जरा रुको, मेरे को ना काम थोड़ा सा जल्दी वो करने का। तो इनका 2/3 जो है बेटा 10,000 आ जाएगा, उसके बाद 11,000 आ जाएगा, उसके बाद 13,000 आ जाएगा। ठीक है, एंड 1/3 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, तो 16,500 का 1/3 जो है दैट इज 5,500। उसके बाद 19,500 का जो 1/3 है 6,500। अभी मेरे को एक सॉलिड पंगा था, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ऑल टू वेट। मेरे को बोलो ये वाली फिगर मैं किधर से लेके आऊं, बिकॉज दिस विल बी 1/3 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। मेरे पास ये वाला फिगर तो है ही नहीं। 6,500 तुमको समझ में आएगा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा बाकी है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा बाकी है 6,000, दिस इटसेल्फ मस्ट बी 1/3 ऑफ द नेक्स्ट, नो बेटा, जस्ट एज ओपनिंग स्टॉक वॉज 1/3 ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर, क्लोजिंग स्टॉक विल बी 1/3 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर ना यार। तो ये वाला जो 6,500 है अपने को क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, ये वाला चीज मैंने कंप्यूट नहीं किया। मेरे को एक बार सच्ची बोल दो, इज दिस ओके? ठीक है, सुनो, तुम लोग उसके बाद क्या करना, तुम्हारा प्रोडक्शन आ जाएगा, प्रोडक्शन आ जाएगा, प्रोडक्शन आ जाएगा। एक बार ये वाला काम हो जाएगा, इसके बाद तुम्हारा आंसर स्टार्ट्स। उन लोगों ने क्या बोला था, देखो इधर, प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर 2023 शोइंग नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। तो तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट्स तो आ ही गया। टोटल कॉस्ट ऑफ डीएम, डीएल, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट मटेरियल, यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्ट लेबर, यहां पे लिख रहा हूं वेरिएबल ओवरहेड्स, यहां पे लिख रहा हूं फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है, लेकिन इसका कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना। देखो, मैं 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाता हूं, कितना पाउंड्स ऑफ मटेरियल लग जाता है, 10 पाउंड्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर पाउंड। तो एक सेकेंड, 10 पाउंड्स एट द रेट ऑफ 0.5, एट द रेट ऑफ 0.5। तो मतलब 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अगर मैं बनाऊंगा, कैन वी से मेरा 5 रुपया का मटेरियल कॉस्ट लग जाएगा। इज दिस ओके? एक सेकेंड, हाँ सर, 4th क्वार्टर इज, 1 मिनट बेटा, जो इधर फिगर आएगा ना दैट विल बी 1/3 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, नॉट 2/3 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। दिस इज सपोज टू बी 1/3 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। ओके, जिसने वो वाला क्वेश्चन पूछा। आगे
बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री इज नॉट प्रोड्यूस नो इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, इट वाज प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट पीरियड नो। तू प्रोडक्शन बजट बना रहा है ना, तो वो अभी थोड़ी बना, वो तो पिछले मंथ के अंदर तो वो बना ना, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर 1.5 आवर्स एट द रेट ऑफ 4 पर आवर, 1.5 आवर्स एट द रेट ऑफ 4 पर आवर, तो मतलब ये वाला चीज कितना हो जाएगा 6 पर यूनिट, ठीक है। अभी तुम लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है तो मेरा काम विल बी स्लाइटली इजी। वेरिएबल ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 1 पर आवर है वो, 1 पर आवर है वो, ओके। मेरे को जरा बोलो आवर्स किधर से उठाएगा बेटा? डायरेक्ट लेबर ना, हम लोग वही वाला आवर्स तो कॉपी करता है बेटा, 1.5 आवर्स एट द रेट ऑफ 1 पर आवर, तो ये आ जाएगा ₹1 पर यूनिट, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना जरा, 13,000 यूनिट बनाएगा, हर यूनिट के लिए ₹5 का खर्चा, तो मल्टीप्लाई कर लेना। 13,000 हर यूनिट के लिए ₹6 का खर्चा, तो मल्टीप्लाई कर लेना। फिर उसके बाद एक मिनट, मैंने यहां पे गलत लिख दिया, 1.5 इंटू 1, दिस इज 1.5 ना यार, क्या लिखता है आगे, 13,000 इंटू 1.5, तो ये वाला चीज आ जाएगा 19,500। वैसे ही जो भी प्रोडक्शन होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना, 6 से मल्टीप्लाई करना, 1.5 से मल्टीप्लाई करना, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू दिस। मेरे को बोलो पूरे साल का फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना लगेगा? 1 लाख। बेटा तू ना बजट क्वार्टर वाइज बना रहा है। Can we say it is okay for me to be assuming that fixed cost will be incurred uniformly throughout the year? एग्जाम्पल जो रेंटल है, जो सैलरी है बेटा, हर मंथ वो सेम ही होएगा, तो हर क्वार्टर का सेम ही होएगा, कुछ नहीं बोला तो वही सोचेगा ना। तो डिवाइड बाय 4 करके हर क्वार्टर का तुम्हारा जो खर्चा है 45,000 आ जाएगा, ठीक है। बस ये चारों का टोटल मार लेना, दिस विल स्टार्ट टू गिव यू टोटल कॉस्ट, ठीक है। आप लोगों ने टाइटल दिया है? हाँ, तो नाउ यू ऑल स्टार्ट इट ऑफ। प्रोडक्शन बजट, तो प्रोडक्शन बजट फॉर 2023, बस क्या बताऊं? वेरिएबल ओवरहेड्स बेटा 1.5 आवर्स इधर से कॉपी किया, एट द रेट ऑफ बुक के अंदर दिया हुआ है ₹1 पर आवर, ठीक है। तो दिस विल बी 1.5 पर यूनिट, बस। तो जितना भी क्वांटिटी प्रोड्यूस होएगा 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। प्रोडक्शन बजट फॉर द ईयर 2023, स्टार्ट करो प्लीज। assumption वो मार रहा हूं, are assumed to be incurred evenly throughout the year. सिक्स मिनट्स में बेटा खत्म करना। टू 207,500, 238,750, उसके बाद 263,750, लास्ट वाला 2,95,000। चलो सुनो मेरी बात, देखो अभी ये इजी पार्ट है, इनफैक्ट जो सबसे लंबा वाला पार्ट था दैट इज डन। पार्ट बी, इफ द बजटेड सेलिंग प्राइस इज 17, व्हाट वुड बी द बजटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एज अ होल।
मेरे को जरा बोलो, अपने को पूरे साल का प्रॉफिट चाहिए. यू गेट प्रॉफिट वेन एवर यू प्रोड्यूस और वेन एवर यू सेल. सेल, ठीक है. तो यहां पे जरा लिखना कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर 2023. सेलिंग प्राइस 17 लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. अच्छा सुनो, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर अभी अभी तुम ही लोगों ने निकाला बेटा 5 + 6 + 1.5. ये सारे वेरिएबल कॉस्ट ही हैं. कितना आता है 12.5. सब्ट्रैक्ट करेगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा 4.5. अच्छा, हर यूनिट जो बेचेगा ना उसके ऊपर इतना कमाएगा बेटा, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. तो एक मिनट कैलसी लो, मेरे को जरा कंप्यूट करके दो पूरे साल के ना कितना यूनिट्स बेचेगा. 63,000. लास्ट वाला आंसर 288,750 है क्या? ये वाला 288,750 लास्ट वाला. तो 295 ही है ना? 295 एक मिनट यार, 295 क्या है? एक मिनट रुको, कार्टून. एक मिनट, 19,500 इंटू 12.5 प्लस 45,000. यार 288,750 नहीं है. एक मिनट, मैंने एक नंबर गलत लिखा था बेटा, इसके लिए ये पंगा हो रहा है. ये 13,000 आता है. अच्छा सॉरी, ये 13,000 था. ये 13,000 था. ये जो लोग हर चीज स्क्रीन से कॉपी करता है वो लोग ये वाला चीज वो करेक्ट करो. ये 19,500 करो और उसके बाद ये 288,750 आएगा. कर लो, तुम्हारी गलती है, कॉपी नहीं करने का इसलिए किसी से. चलो हाँ चलो सुनो, ठीक है. वो करेक्ट कर लिया तो सब लोगों ने बेटा. ये 19,500 था. ओके, सो जस्ट बी केयरफुल. सुनो मेरी बात. तो 4.5 इंटू 63,000 283,500. दिस इज टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन. लेस फिक्स्ड कॉस्ट. पूरे साल का फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 1,80,000. सब्ट्रैक्ट करके बेटा प्रॉफिट निकाल दे 103,500. अच्छा 103,500. लिसन आगे. इन विच क्वार्टर ऑफ द ईयर द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ब्रेक इवन. चलो पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकाल तो लो. ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो 1,80,000 रुपीज का फिक्स्ड कॉस्ट है, 4.5 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, 40,000 यूनिट्स. अच्छा,
अब मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर तो दो। उन लोगों ने ये तो नहीं पूछा था व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, उन लोगों ने ये पूछा था इन विच क्वार्टर ऑफ द ईयर कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ब्रेक इवन। मेरे को बोलो कंपनी जो है ब्रेक इवन कौन से क्वार्टर के अंदर कर पाएगा, मेरे को वो क्वार्टर बताओ। थर्ड क्वार्टर। देखो फर्स्ट क्वार्टर तक तो 12,000 यूनिट बिकेंगे, सेकेंड क्वार्टर तक 27,000 यूनिट्स वो बिक जाएंगे, मतलब 15 भी ऐड कर दिया। थर्ड क्वार्टर तक 43,500 यूनिट्स वो बिक जाएंगे। तो 40,000 वाला जो पॉइंट है अपने थर्ड क्वार्टर के अंदर आएगा। इज दिस ऑल ओके? ओके, तो लिखो जरा प्लीज। बाय द एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर, बाय द एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर, कॉमा, company will be selling 27,000 units. Full stop. By the end of third quarter, comma, third quarter company will be selling 43,500 units. Full stop. Therefore company should break even in the third quarter. Therefore, the company should break even. The company should break even in the third quarter. Company should break even in the third quarter. Company should break even in the third quarter. चलो सुनो, क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करेंगे अपन लोग। अभी दिस इज अगेन बजटरी कंट्रोल ओनली, ओके, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारे और चैप्टर्स वगैरह भी धीरे धीरे इंक्लूड हो ही जाते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी। द करंट पैटर्न ऑफ सेल्स ऑफ ए बी सी इज इन द रेशियो ऑफ 8:2:1। इसका मतलब क्या है, जब 8 यूनिट प्रोडक्ट ए के बेचोगे, आगे बोलो, बी और सी के 2 और 1 यूनिट बेचोगे। आगे द रेलेवेंट डेटा आर एस फॉलो। सेलिंग प्राइस है 130, 230, 417। ओके, रॉ मटेरियल पर यूनिट इन केजीज, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इन केजीज। तो नाम अलग अलग है, 2 अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल होएगा, एक को रॉ मटेरियल बोल दे, एक को डायरेक्ट मटेरियल। अपने को क्या करने का, ठीक है। आगे स्किल्ड लेबर आवर्स पर यूनिट, सेमी स्किल्ड लेबर आवर्स पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट। चलो ठीक है। आगे द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट मटेरियल रिस्पेक्टिवली आर rupees 140 per kg. The wage rates of skilled and semi-skilled labor are 6 and 5. Each operator works for, ये अंडरलाइन जरा करना, 8 hours a day for 25 days in a month. तो हर एक ऑपरेटर जो है दिन का 8 घंटे काम करता है 25 दिनों के लिए, 1 महीने में। द पोजिशन ऑफ इन्वेंट्रीज आर एज अंडर रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, एबीसी, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का, और ये तुम्हारे प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ठीक है। आगे फिक्स्ड ओवरहेड्स विल बी ₹2 lakhs per month एंड कंपनी डिजायर्स अ प्रॉफिट ऑफ 1,20,000 per month। चलो ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग फॉर अ मंथ। एक्चुअली ना इस क्वेश्चन के ना कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं आने वाला है, ओके। जो भी आने वाला है दैट इन दिस पर्टिकुलर केस इज ओनली ट्राइंग टू मेक बजट्स एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं आने वाला। आपको क्या क्या बनाना है एक महीने के लिए, सेल्स बजट बनाना है क्वांटिटी और वैल्यू के अंदर, प्रोडक्शन बजट बनाना है शोइंग द क्वांटिटी टू बी मैन्युफैक्चर्ड, उसके बाद परचेज बजट बनाना है शोइंग द क्वांटिटी एंड वैल्यू। वैसे हम लोगों ने ये दोनों चीजें ना मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर बिल्कुल शुरू में किया था, प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट बनाया था। तुमको याद नहीं है फिर भी बोलो कि याद है।
याद है, परफेक्ट 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 परफेक्ट। आगे आगे आगे, डायरेक्ट लेबर बजट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वेजेस। चलो ठीक है, एक काम जरा करो, एक टाइटल दो पहले, चलो बजट्स फॉर अ मंथ, टाइटल दो बजट्स फॉर अ मंथ। What is the difference between raw material and direct material? No difference, the names are different, दोनों सेम ही है। अपने को क्या, तो उसको मटेरियल ए बोल ले, मटेरियल बी बोल ले, और क्या। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज इन दिस वर्ल्ड, ओके। उन लोगों ने अलग दिया तो अलग है, बस बात खत्म। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए, सेल्स बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू, मतलब सेल्स निकालो, मतलब कितना यूनिट्स बेचोगे, और वैल्यू भी बोलो, मतलब अमाउंट। मेरे को जरा बोलो, सेल्स इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ विच टू थिंग्स बॉस? क्वांटिटी सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस, नो? बस हम लोग वही वाला काम करने वाले हैं। लिखिए जरा प्लीज, ये पार्ट ए है ना, नहीं पार्ट 1 है, सॉरी। दिस इज सेल्स फॉर 1 मंथ। एक मिनट, नहीं वो ऐसा मत लिखो, बस लिखो सेल्स बजट। अच्छा, मेरे को इस क्वेश्चन के ना जरा नाम बताना, व्हाट डू यू सेल? एबीसी, नो? तो लिखो एबीसी। तो क्वांटिटी सोल्ड निकालेंगे, बाद में सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अपने को सेल्स मिल जाएगा, बजट खत्म हो गया। जिधर मैं टिक मार रहा हूं वो वाले नंबर सम के अंदर से ढूंढो और लिख डालो। चलो आगे, सेकंड। बाकी जो नहीं मिला वो बाद में देखेंगे, लेकिन सुनो, ये जो भी होएगा ना, दीज विल बी इन व्हाट रेशियो बेटा? 8:2:1, ठीक है। लेकिन एक्चुअल नंबर्स मेरे पास नहीं है, बाद में देखते हैं। सेकंड के अंदर क्या करने का है, प्रोडक्शन बजट शोइंग क्वांटिटी टू बी मैन्युफैक्चर्ड। तो यहां पे जरा लिखना प्रोडक्शन बजट। अच्छा सुनो, प्रोडक्शन बजट इन दिस पर्टिकुलर केस, एक मिनट रुकना, तुमको ना क्वांटिटी प्रोड्यूस चाहिए, हमने वही बोला, प्रोडक्शन बजट मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस निकाल के दो। मेरे को जरा बोलो, तुम लोग इस क्वेश्चन के अंदर क्या बनाते हो, मेरे को नाम बताओ, क्या बनाते हो? एबीसी, जो बेचता है वो ही बनाएगा ना बेटा, ओके। तो एबीसी, देखो क्वांटिटी प्रोड्यूस तक पहुंचने का है, तेरे पास क्वांटिटी सोल्ड तो आएगा ना बाद में, ओके, क्वांटिटी सोल्ड तो आएगा। मेरे को बोलो, क्वांटिटी सोल्ड से क्वांटिटी प्रोड्यूस तक पहुंचने के लिए क्या किया जाता है 11th स्टैंडर्ड से लेके आज तक? एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। आप लोग ये वाले नंबर्स टेक्स्ट बुक के अंदर डायरेक्टली हैं, लिख लेना, बाकी बाद में देखेंगे, ये कर लो। चलो आगे, परचेज बजट। मेरे को जरा बोलना इस क्वेश्चन के अंदर, व्हाट डू यू ऑल परचेज? रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो मैं वैसे ही लिखता हूं जैसे सम के अंदर है बेटा। तो यहां पे एक लिख देना रॉ मटेरियल, यहां पे एक लिख देना डायरेक्ट मटेरियल। उन लोगों ने मेरे को क्या इंस्ट्रक्शन दिया, परचेज बजट शोइंग क्वांटिटी एंड वैल्यू, मतलब ये बताओ क्या कितना परचेज करोगे और वो परचेज करने का खर्चा कितना होगा, ठीक है। अभी कुछ लिखना मत प्लीज। तो आई वॉन्ट क्वांटिटी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट मटेरियल, आई सिंपली कॉल देम एज मटेरियल्स, ठीक है। एक बार क्वांटिटी परचेज आ जाएगा ना, मल्टीप्लाइड बाय सीपीयू, तो मेरे को यहां पे परचेज कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को परचेज कॉस्ट आ जाएगा। टेक्स्ट बुक जरा चेक करो, रॉ मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल खरीदने का कॉस्ट पर केजी कितना है बेटा? 100 रुपीज एंड 40 रुपीज, ठीक है। तो दिस इज अ प्राइसेस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 40। लेकिन मेरे को परचेजेस तो निकालना है बेटा, ओके, परचेजेस तो निकालना है।
अच्छा मेरे को एक लाइन कंप्लीट करके दो। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होकर बिकता है लेकिन रॉ मटेरियल परचेज होकर कंज्यूम होता है। तो अगर क्वांटिटी परचेज चाहिए ना तो मेरे को पहले क्वांटिटी कंज्यूम्ड चाहिए, ठीक है। जब तक क्वांटिटी कंज्यूम नहीं आएगा तब तक क्वांटिटी परचेज नहीं आएगा। और मेरे को अभी जरा सोच समझ के बोलना, क्वांटिटी कंज्यूम से क्वांटिटी परचेज तक पहुंचने के लिए क्या किया जाता है? एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ठीक है। तुम्हारे पास मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी है। बस एक फाइनल क्वेश्चन मेरे को जरा बोलो, रॉ मटेरियल कभी कंज्यूम होता है वो तो बताओ। जब फिनिश गुड्स बनेगा। फिनिश गुड्स बोले तो एबीसी। ओके सुनो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। जब ये 3 नंबर्स मेरे को मिल जाएंगे ना, वो 3 नंबर्स मैं इधर इधर और इधर कॉपी करूंगा। एबीसी का प्रोडक्शन इतना होगा। जब प्रोडक्शन होगा तब मटेरियल भी तो लगेगा। तुम लोग जरा देखो किधर ना किधर लिखा हुआ है। मेरे को बोलो ए बनाने के लिए रॉ मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना किलो चाहिए। देखो है तुम्हारे पास 0.5 एंड 0.25। तो 0.5 0.25, फिर उसके बाद बी के लिए 1.2 एंड दिस इज 0, ठीक है। और उसके बाद दिस इज 2.5 एंड दिस इज 0, ठीक है। बट ऑब्वियसली ये वाला चीज कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास अभी तक प्रोडक्शन नहीं आया, ठीक है। और प्रोडक्शन भी इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी तक अपने पास सेल्स नहीं आया, ठीक है। तो वो देख लेंगे चलो बाद में। तुम लोग ये वाला फॉर्मेट तो बना लो, ये टिक्स के बदले में जस्ट लीव सम स्पेस देयर या फिल इन द ब्लैंक्स डाल के रख दो, बाद में देख लेंगे। चलो पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर क्या आया? डायरेक्ट लेबर शोइंग नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वेजेस। तो यहां पे पहले लिख के रखो लेबर बजट। मेरे को जरा बोलो इस क्वेश्चन के अंदर, सोच के बोलना, इस क्वेश्चन के अंदर कितना टाइप्स ऑफ वर्कर्स है बेटा? 2 वर्कर्स, एक स्किल्ड है और एक अनस्किल्ड है। तो उसी के हिसाब से कॉलम बनाएगा स्किल्ड अनस्किल्ड। देखो ना लेबर बजट कंप्यूट करने का है, वहां पे देखो वेजेस कंप्यूट करने का है और नंबर ऑफ वर्कर्स कंप्यूट करता हूं। पहले वेजेस देख, वर्कर का रेट पर आर है, ठीक है, 6 and 5 रुपीज, ठीक है। एक मिनट, स्किल्ड और अनस्किल्ड नहीं था कार्टून, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड था। चलो सुनो, अभी वर्कर लोग का वेज रेट है तो देखो आर्स भी तो चाहिए ना यार वेजेस कंप्यूट करने के लिए। तो आर्स कैसे मिलेगा? मेरे को जरा बोलो, वर्कर लोग को कभी पे करते हो? जब वो लोग प्रोडक्शन करेंगे। तो ऑब्वियसली आर्स विल डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन विल हैपन ऑफ एबीसी। मेरे साथ ही लिख लो एबीसी। एबीसी का कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे वो तो अभी नहीं मालूम है। अच्छा सुनो, ए बी सी वो तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ मेरे को जरा बोलो एक प्रोडक्ट ऑफ ए बनाओगे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों को कितना कितना आवर्स लग जाएगा? 4 and 2 6 and 2 लास्ट वाला 8 and 3। तो ये सब कुछ कंप्यूट कर लेंगे। दिस इज आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। एक बार ये मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट। वेज रेट जो आपका है 6 and 5। This will be labor cost। चलो सुनो, उन लोगों ने 2 चीजें बोला था, एक तो वेजेस निकाल के दो और एक नंबर ऑफ वर्कर्स भी निकाल के दो। तो क्या करेंगे, यही वाला आर्स ना एक और बार नेक्स्ट लाइन पे फिर से कॉपी करो। यहां पे लिखो आर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। जब भी ये वाला आंसर आएगा, अभी तक तो नहीं है, डिवाइडेड बाय, देख इतने में को टोटल आवर्स चाहिए ताकि सब कुछ प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। डिवाइडेड बाय अपने को पता लगाने का है कि कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, मेरे को वो वाला चीज चाहिए। तो ऑब्वियसली आई विल डिवाइड बाय आवर्स पर वर्कर पर मंथ। एक वर्कर कितने आवर्स के लिए काम कर सकता है। अच्छा देखो, ये वाला जो डेटा है ना क्वेश्चन के अंदर है, मेरे को बोलो
एक वर्कर महीने में कितने घंटे काम करता है? सर 8 महीना दिन में और 25 दिन काम करता है फॉर 8 आवर्स अ डे, करेक्ट? सो एक वर्कर एक महीने में कितने घंटे काम कर लेगा? 200, चाहे वो कोई भी वर्कर हो। इन ऑल इतने आवर्स की जरूरत है, एक वर्कर इतने घंटे के लिए काम कर सकता है। डिवाइड करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। सारा का सारा डेटा पूरे क्वेश्चन के लिए एक महीने का ही है, कुछ साल वगैरह का नहीं है, ठीक है? आवर्स पर वर्कर पर मंथ, आवर्स पर वर्कर पर मंथ 25 into 8। अच्छा, अभी 1 मिनट के लिए वेट करना, क्योंकि आई एम टेलिंग यू ऑल हाउ टू फिनिश ऑफ द क्वेश्चन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। देख, जब तेरे को ये और ये मिल जाएगा, ठीक है, वो कैसे मिलेगा वो देख लेते हैं। तुमको ये और ये मिल जाएगा, वही वाला 3 फिगर्स यहां पर भी आ जाएगा। फिर तेरे को क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स मिल जाएगा। यही क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स जो है इधर भी आएगा, यही वाला क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स इधर भी आएगा। तुम्हारा परचेज बजट भी खत्म हो जाएगा, लेबर बजट भी खत्म हो जाएगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके फॉर एवरीबडी? ठीक है, हाँ, लेकिन उसके लिए तेरे को क्वांटिटी सोल्ड तो चाहिए ना बेटा। ओके, तो यहां पे आप लोग एक काम जरा करो, लिखो इधर वर्किंग नोट 1, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट। अच्छा, मैं एक एक चीज ही लिखने वाला हूं, वो चीज तुम लोग मेरे साथ लिखो, उसके बाद यू ऑल कंटिन्यू। यहां पे लिखना, 1 मिनट, जब भी यूनिट्स बिकेंगे दे विल बी इन द रेशियो ऑफ 8:2:1। आई गेस दैट इज ऑल ओके। तो लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स भी ऐसे लिख के रखना, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बी 8x, 2x एंड x of 3 products A, B, C total। तो मैं ना अभी एक इनकम स्टेटमेंट बनाने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है? बोलते सर क्यों इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाता है? क्योंकि देख, सम के लिए ना ये वाला लाइन है बेटा, मेरे पास ना प्रॉफिट वगैरह है, तो इसके लिए अपना उससे काम हो जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। तो लिखो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इन दिस पर्टिकुलर केस ए का 130 है, बी का 230 है, सी का 417 है। ये टोटल बताओ। जिंदगी में कभी ऐसा फालतू चीजों का टोटल नहीं लिखने का, ठीक है? टोटल सेलिंग प्राइस करके दुनिया में कुछ होता नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम प्लीज नहीं लिखना, ठीक है? आगे, लेस वेरिएबल कॉस्ट। मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के ना 5 वेरिएबल कॉस्ट हैं, जरा सोचो। मैंने बोल दिया है, बस सोचो जरा। 5 वेरिएबल कॉस्ट हैं। मिले 5? 2 मटेरियल, 2 लेबर और 1 तुम्हारा वेरिएबल ओवरहेड्स। तो एक सेकंड, पहले उन लोगों ने रॉ मटेरियल दिया था ना, रॉ मटेरियल। सुनो, अभी मैं एक एक चीज ही कंप्यूट कर रहा हूं, वो तुम लोग मेरे साथ कर लेना। 1 यूनिट ऑफ ए बनाएगा 0.5 kg एट द रेट ऑफ 100 पर kg। 1 किलो 100 रुपए में मिलता है, मेरे को ए बनाने के लिए आधा किलो चाहिए, तो यहां पे लिख लेना 0.5 इंटू 100, 50 रुपया। उसके बाद डायरेक्ट मटीरियल, 1 यूनिट ऑफ ए बनाएगा 0.25 kg लगता है एंड दिस कॉस्ट 40 पर kg। तो 1 किलो का रेट 40 है, तो 0.25 का 10 रुपीज। स्किल्ड, अच्छा, ये वाला फिगर जो था 4 आवर्स था बेटा, और वर्कर को किस रेट के हिसाब से पगार देगा? 6 रुपया। 4 आवर्स इंटू 6, 24। फिर सेमी स्किल्ड, कितना आवर्स लग जाएगा? 2, और पगार कितना देगा? 5 रुपया। सो 2 आवर्स इंटू 5, 10।
अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स बराबर से चेक करना, चिल्ला चिल्ला के बोलो क्या लिखा है वेरिएबल ओवरहेड्स, आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो आगे बोल। पर यूनिट, तो पर यूनिट दिया हुआ है, डायरेक्टली कॉपी ही कर लेगा ना मैं। ठीक है, सुनो, जब ये आ जाएगा ऑब्वियसली दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सुनो कितना आ जाता है 16, ओके, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड 8x 2x x, दिस विल गिव यू टोटल कंट्रीब्यूशन। तो 16 इंटू 8 128x आ जाएगा, वैसे इधर आ जाएगा वैसे इधर आ जाएगा। सुनो 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 सुनो, अभी तुमको समझ में आएगा। लेस बड़ा बड़ा लिख फिक्स्ड कॉस्ट, दैट विल गिव यू प्रॉफिट। अच्छा, मेरे को जरा बोलो तुमको प्रॉफिट कितना चाहिए? 1,20,000। तुम्हारा फिक्स कॉस्ट कितना है बेटा? 2 लाख। तो ये वाला फिगर आ जाएगा 3,20,000। सुनो, तुमको समझ में आएगा? तुम लोग को इक्वेशन दिख गई क्या? तेरे को ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, तीनों का टोटल शुड बी इक्वल टू 3,20,000 हो। वो वाला इक्वेशन तुम लोग यहां पे लिखोगे, उसके वजह से थोड़ा सा पार्ट लिख ही दो। 128x प्लस आगे बी का देख लेना प्लस आगे सी का देख लेना इज इक्वल टू 3,20,000। सॉल्व करके 3 आंसर निकालना बेटा, x निकाल लेना, 2x निकाल लेना, 8x निकाल लेना। ठीक है, जो 8x वाला पार्ट है वो a का है, जो 2x वाला पार्ट है b का है, जो x है वो c का है। वो वाले 3 आंसर आ जाएंगे, उसके बाद वो 3 आंसर यहां पर आ जाएंगे, तुम्हारा सम खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट ऑल ओके? ठीक है, तुम्हारे पास 8 मिनट हैं सम खत्म करने के लिए, खत्म करो। हाँ बेटा, ये 1 लाख, ये 1,20,000, ये 2 लाख, ये 3,20,000। ठीक है, स्टार्ट करो। तुमको 2 मिनट और जाएगा। ठीक है, मेरे को नंबर ऑफ वर्कर्स फिर बता दो, नंबर ऑफ वर्कर्स बता दो। 418 418 and 184। सर क्वांटिटी सोल्ड एक बार बताओ ना। बेटा ये 1,600 आता है, ये 3,200 आता है, 12,800 आता है। यस सर। ये एग्जैक्ट 418 शायद वो नहीं आता, शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर। नहीं सर, एग्जैक्ट आता है। एग्जैक्ट आता है, ठीक है ठीक है। 2 मिनट और दे रहा हूं, जिनका खत्म नहीं हुआ खत्म करो प्लीज जल्दी, फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। सॉरी, 12,800 सेल भी है ना तो। हाँ, ये 12,800, ये 3,200, ये 1,600।
और सर क्वांटिटी प्रोड्यूस की 12,600 आ रहा है। हाँ जी बेटा, 12,600, 3,400, 1,600। ओके। सर क्वांटिटी परचेज बजट में क्वांटिटी कंज्यूम होगा एक मिनट बेटा। वन 4,380 आता है ये वाला फिगर। यस सर। एड क्लोजिंग स्टॉक्स 600 नहीं 650 260 लेस ओपनिंग स्टॉक 600 400 14430 1443000। सर लेबर बजट वाला क्या है? 418 and 182 184। भाई मैंने सब कुछ तो सॉल्व कर ही दिया, एक एक करके सब कुछ तो पूछ ही लिया मुझसे। मेरे को 12,800 आ रहा है। क्या? अपना 8x ए का प्रोडक्शन। तो वो प्रोडक्शन ही है बेटा, वो सेल्स है वो। तो मैंने भी तो वही बोला ना आंसर इधर बेटा, उधर तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड आएगा ना बेटा। ये 12,800 है, ये 3,200 है, ये 1,600 है। हाँ परचेज बजट के लिए बेटा मेरे को प्रोडक्शन चाहिए ना, तो प्रोडक्शन ही लिखेगा ना इधर, क्वांटिटी सोल्ड थोड़ी लिखेगा। मटेरियल कभी कंज्यूम होता है जब भी प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन ही लिखूंगा ना उधर। हाँ बेटा कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ वो ही सॉल्व कर रहा हूं। रुक 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 रुक। सर वहाँ पे डेज लिखा था तो मैंने वो चीज वाला अज्यूम कर दिया। हाँ लिखा है तो कि डेज विल बी इन द रेशियो ऑफ 8:2:1। मैंने क्वांटिटी सोल्ड की जगह वैसे किया। नहीं, अनलेस एंड अनटिल टोल्ड यू अज्यूम देम टू बी इन यूनिट्स ओनली बेटा, ठीक है। तो दिस इज सेल्स, मतलब सेल्स इन यूनिट्स ओनली। वो लोग तेरे को रेशियो जो है वो यूनिट्स का ही देगा यार। इफ आई एवर टेल यू माई एडमिशन ऑफ इंटर एंड फाइनल हैपेंस इन द रेशियो ऑफ 1:2, तो दिमाग के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब एक बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेगा तो सीए फाइनल के अंदर 2 बच्चा लेगा। सो आई बी थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स ओनली, ठीक है। थर्टी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25।
A multi-product company has the following cost and output data for last year. Product XYZ, sales mix in value, अभी दिया हुआ है in value, वैल्यू बोले तो रुपीस। तो जब 100 रुपए का कंपनी का सेल्स होगा, 100 रुपया का क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ है, तो 40 रुपीस का सेल्स एक्स का होएगा, 35 वाई का होएगा, जेड का 25 होएगा। सेलिंग प्राइसेस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सबके दिए हुए हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल सेल्स दिया हुआ है। द कंपनी प्रपोजेस टू रिप्लेस जेड विद एस। चलो ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड आउटपुट डेटा आर प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड। सेल्स मिक्स इन वैल्यू दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दिया हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल सेल्स भी दिया हुआ है। ठीक है। रिक्वायर्ड, ध्यान से भी पढ़ना। एनालाइज द प्रपोज चेंज एंड सजेस्ट व्हाट डिसीजन द कंपनी शुड टेक। मतलब क्या उसको एक्स वाई जेड ही चलाना चाहिए या फिर जेड के बदले में, आगे बोलो, एस रिप्लेस कर देना चाहिए। तो प्रॉफिट निकाल लेंगे एक्स वाई जेड के अंदर कितना आता है, एक्स वाई एस के अंदर कितना आता है। ऑल्सो स्टेट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द कंपनी एज अ होल इन द टू सिचुएशंस इन रुपीज एंड इन यूनिट्स। चलो ठीक है। ऑल्सो स्टेट द 4 assumptions इन कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। चलो ठीक है। हम लोग ना पार्ट 1 के अंदर देखो क्या है, एनालाइज द प्रपोज चेंज एंड सजेस्ट व्हाट डिसीजन द कंपनी शुड टेक। तो एक्स वाई जेड और एक्स वाई एस के अंदर से उस ऑप्शन के लिए जाएंगे जिधर प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है। ठीक है। फिर यहां पे उन लोगों ने ये भी बोला हुआ है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो फॉर द कंपनी एज अ होल इन यूनिट्स एंड इन रुपीज। ये अपना ना एक लौता क्वेश्चन है, बाद में इसके बाद ऐसे क्वेश्चन शायद वो आ जाएंगे जहां पे वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ कंपनी जिसका एक से ज्यादा प्रोडक्ट है। सोच लो इससे पहले कोई भी क्वेश्चन के अंदर ना हर कंपनी का एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट था, इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालना थोड़ा सा सिंपल था। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो देख लेते हैं। तो लिखो जरा प्लीज, लिखो इनकम स्टेटमेंट अंडर एक्स वाई जेड, इनकम स्टेटमेंट अंडर एक्स वाई जेड। ये ना पार्ट 1 एंड 2 में थोड़ा सा इकट्ठा करने वाला हूं। ठीक है। तो लिख देना पार्ट 1 एंड 2, इनकम स्टेटमेंट अंडर एक्स वाई जेड। ऐसे लिखना एक्स वाई जेड टोटल। अच्छा, यहां पे लिखो नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट्स लिखो, उसके बाद सेल्स लिखो, माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिखो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, लेस फिक्स्ड कॉस्ट विल फेच यू प्रॉफिट। चलो सुन, देखो अभी यहां पर जो आपका सेल्स है, जो आपका सेल्स है, मेरे को बोलो एक्स वाई जेड होएगा तो सेल्स कितना होएगा बेटा, 5 lakhs। तो ये कंपनी का सेल्स होएगा 5 lakhs। तो यहां पे सेल्स के अगेंस्ट लिखना लास्ट कॉलम के अंदर 5 lakhs। अभी कोई लाइंस वगैरह वो मत बनाओ, बाद में वो बना लेना, अभी मत बनाना। सुनो, सेल्स के अंदर से 40% सेल्स एक्स का होएगा, तो 5 lakhs का 40% बोले तो 2 lakhs। फिर 35% सेल्स वाई का होएगा, तो 1,75,000। 25%, तो 5 लाख का 25%, 1,25,000। अच्छा सुनो मेरी बात, 2 lakhs का सेल्स है, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 20, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दे देगा। सो 2 lakhs अपॉन 20 तो 10,000। अच्छा सुन 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 सुन, 10,000 इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, हर एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए का, तो ये आ जाएगा 1 लाख। तो कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा 1 लाख। वैसे ही वाई का खत्म करो, जेड का मेरे साथ करना। वाई तो करो, चलो वाई
ये 7,000 आ जाता है, 1,05,000 आ जाता है, 70,000 आ जाता है। ठीक है, अभी Z का जरा 1,25,000 लो अपने कैलसी पे, डिवाइडेड बाय 30 करना, 1,25,000 डिवाइड बाय 30। वो सम की गलती है कि ऐसा आ रहा है 4166.67। यू लेट इट रिमेन ऑन द कैलसी ओनली। इनटू वेरिएबल कॉस्ट बेटा 18 है, सो देयरफॉर इनटू 18 कर रहा हूं, दिस इज 75,000, तो ये आ जाएगा 50,000। अच्छा, सब चीजों का टोटल मार दो, 21,166.67, 1,05,000, 2,05,000, 2,80,000 सब्ट्रैक्ट कर ले, 2,20,000। मेरे को जरा बोलो पूरी कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है बेटा? 1,50,000, तो 70,000 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा। सुनो 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 बराबर से, अभी जरा सुनना। पार्ट ए के अंदर XYZ का कर लिया, XYS का कर लेंगे थोड़ी देर में। ऑल्सो स्टेट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द कंपनी एज अ होल इन द टू सिचुएशंस इन रुपीज एंड यूनिट। सो अपने को ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए रुपीज के अंदर और यूनिट्स के अंदर। ठीक है, अभी एक काम जरा करते हैं, ब्रेक इवन सेल्स, अगर ब्रेक इवन सेल्स चाहिए तो दो चीजें चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट एंड पीवी रेशो। पहले पीवी रेशो निकालते हैं, और अपने को ना पूरी कंपनी का ही चाहिए, तो पूरी कंपनी का पीवी रेशो पहले निकालते हैं। तो एक काम जरा करो, पूरी कंपनी का पीवी रेशो विल बी पूरी कंपनी का सेल्स डिवाइड सॉरी पूरी कंपनी का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पूरी कंपनी का सेल्स। तो 2,20,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 मार बेटा, 44%। ठीक है, उसके बाद यहां पे जरा लिखना ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अच्छा सुनो, कैलसी ले बेटा, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 44% करो, और यहां पे लिख देना 340,909.10.1। अच्छा सुनो, मेरे को ना ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस के अंदर भी चाहिए, वो आ गया, यूनिट्स के अंदर भी चाहिए, लेकिन यूनिट्स के अंदर इट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो पहले अपने को ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा। पूरी कंपनी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालूं? तो पूरी कंपनी का कंट्रीब्यूशन ले डिवाइडेड बाय दिस। इसको ना ऐसे यहां पे एक बार वो लिखना, आई विल रिक्वायर दैट फ्रॉम योर साइड। 2,20,000 डिवाइडेड बाय 21,166.67, आई एम राइटिंग 21,166.6666, आई एम टेकिंग दैट एंटायर थिंग, ये आ जाता है 10.39। ठीक है, वो पूरा का पूरा ना कैलसी के ऊपर रखना। आई हैव टॉट यू हाउ टू यूज अ कैलसी इन अ प्रॉपर वे। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर देखो ये वाला चीज होना चाहिए 10.3937, ऐसा कुछ है? अगर M प्लस यूज नहीं करना, मैंने एक बार तुम लोगों को चीप ट्रिक भी सिखाया हुआ है। ये 10.3937 को 1.5 लाख से डिवाइड कर दो। ऑल्दो अपने को 1.5 लाख को इससे डिवाइड करना है, लेकिन तुम लोग वो उल्टा कर लो। सो देयरफॉर दिस फिगर डिवाइडेड बाय 1,50,000 स्क्रीन पे आ रहेगा 0.00006929। मेरे को इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो डिवाइड बाय इज इक्वल टू, तुमको समझा मैंने क्या किया? मैंने एक बार समझाया हुआ है मेरे ख्याल से वो पहले भी, 14,431.82। किसी को नहीं समझा तो M प्लस लेके वो करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और बार बताऊं मैंने क्या किया? थैंक यू। चलो सुनो मेरी बात, मेरा XYZ का जो काम है वो हो गया है, बाद में कुछ और भी काम आएगा, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। ओके, अभी अगर लाइंस बनाने का है तो बना देना। ठीक है, अभी तुम लोग सेम काम XYS के अंदर करो। ठीक है, पहले सेम काम पूरा का पूरा XYS के अंदर तुम लोग खत्म करो, पूरा का पूरा, जैसे ये वाला काम किया है बिल्कुल वैसा स्टार्ट करो। हो गया बेटा सबका?
उधर 51,500 का प्रॉफिट आएगा। ये आ जाता है 340,425.53 ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और एक सेकेंड, 211,500 15027.36 ये तुम्हारे 3 आंसर आएंगे। मेरा ना ब्रेक इवन पॉइंट 15023 आ रहा है। बेटा तू पूरा का पूरा तू वो डेसिमल्स ले, उसके अंदर आ जाएगा, पूरा का पूरा लेना, पूरा का पूरा वो m प्लस लेके कर तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन के ना बहुत कुछ बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो कर ही लेंगे, लेकिन एक कंक्लूजन वी आर राइटिंग एंड दैट इज, उन लोगों ने पूछा है व्हाट डिसीजन द कंपनी शुड टेक, सो वी शुड टेक दैट डिसीजन वेयर एवर आवर प्रॉफिट इज हाईएस्ट। इधर 70,000 का प्रॉफिट है, इधर 51,500 का है, तो यहां पे यू ऑल कैन राइट डाउन, लिखो, राइट डाउन एज profit under XYZ is higher, that option is better. Sir, how much time it will exactly take to solve this question in exam? क्या हुआ क्या हुआ? Sir, how much time this question will exactly take in the मेरे ख्याल से 10 या 12 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ ना कुछ वो बाकी है, बट दैट इज एक्स्ट्रा थिंग दैट आई एम गोइंग टू बी डूइंग, लेकिन 10 या 12 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए। Sir, वो 6 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा। हाँ जी, sir, मेरा मेमोरी में ऑलरेडी कुछ है वापस, तो आप M माइनस दबाओ, M माइनस दबाने का पहले, और उसके बाद कट, पहले आप MRC दबाओ, फिर M माइनस दबाओ, फिर कट का बटन दबाओ, M जो है वो निकल जाएगा फिर। सर निकल जाएगा। हाँ, MRC, M माइनस और उसके बाद कट का बटन। ठीक है, ओके ओके। चलो सुनो, बाकी इस क्वेश्चन का जो भी पार्ट है ना वो मैं कल करता हूं, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस है ना, दोज आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो मेरे को वो इकट्ठे ही करने हैं। देयर आर मेनी थिंग्स ओवर हियर, सो दिस वर्क आई विल सेव आल्सो, ताकि वो टुमारो वी ऑल कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, तो आई विल सी यू ऑल नाउ टुमारो। कल मेरे ख्याल से अपना इस चैप्टर का काफी हद तक जो पार्ट्स है वो तो खत्म हो ही जाएगा।